कहानी सिर्फ शब्दों से नहीं बनती। कुछ कहानियां आवाज चाहती हैं और कुछ कहानियां महसूस की जाना चाहती हैं। आप सुन रहे हैं नॉवल वाणी, जहां फैंटेसी की दुनिया जिंदा होती है, रोमांस जज्बात जगाता है, मिस्ट्री सांसों को रोक देता है और कल्टिवेशन शक्ति को नई पहचान देता है। अगर आप कहानियों को जीना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस सफर को अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब शुरू होती है आज की कहानी। चैप्टर 402 चेन वर्म्स। सनी को पक्का नहीं पता था कि मास्टर रोवान इस वक्त सैंक्चुरी में है या नहीं, लेकिन गार्ड ने उसे तुरंत वापस नहीं भेजा। इसका मतलब शायद वो अंदर ही थे। उस यंग अवेकन ने सनी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से सीटी बजाई और अपने ताक में वापस चला गया। कुछ मिनटों तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर सनी को कदमों की आहट सुनाई दी। एक सादे सफेद कपड़ों में लिपटी एक युवती गलियारे के मोड़ के पीछे से निकली। उसने सनी पर एक नजर डाली और फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। सनी थोड़ा हिचकिचाया और फिर आगे बढ़कर उस लड़की के पीछे चल दिया। तुम्हें क्या ही पता होगा, मैं अपनी मर्जी से एक लिगेसी क्लैन की मांद में घुस रहा हूं। लगता है वक्त बदलते देर नहीं लगती। उसने सच में कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी ऐसा कुछ करेगा। कंपाउंड में और अंदर जाने के बजाय वो एक संकरी सीढ़ी पर चढ़े और सैंक्चुरी के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर पहुंच गए। वहां विशाल पत्थर के मोनोलिथ उन मेहर्स के ऊपर सपाट लेटे हुए थे, जिससे एक लगभग अटूट सतह बन गई थी। पता चला कि सिटाडेल के ऊपर एक पूरी अलग दुनिया थी। उस विशाल पत्थर के घेरे पर घास और काई जमी हुई थी, जो दूर तक फैली थी। सनी को बाहरी किनारे पर गार्ड्स खड़े दिखाई दे रहे थे, जो आसपास के आइलैंड्स पर नजर रखे हुए थे। यहां वहां आसमान की तरफ मुंह किए हुए सीज वेपन्स रखे थे। व्हाइट फेदर रेजिडेंस के ठीक ऊपर मेहर्स की रिंग पर एक शानदार इमारत बनी थी, ऊंची खिड़कियों और दीवारों पर चढ़ी खूबसूरत आईवी बेलों के साथ। वो किसी बड़े पत्थर के महल जैसी लग रही थी। हवेली की दीवारें अभी भी बारिश से गीली थी और उगते सूरज की रोशनी में हल्की चमक रही थी। उसके दरवाजे से एक रास्ता पत्थर के मोनोलिथ के किनारे पर बने एक हवादार पेवेलियन की तरफ जाता था, जिसके बीच में एक गोल मेज रखी थी। वो विशाल ग्रिफिन पेवेलियन के पास बैठा था। उसका सिर उसके एक बाज जैसे पंख के नीचे छिपा था, जबकि खुद मास्टर रोवान अंदर बैठकर मजे से नाश्ता कर रहे थे। युवती ने सनी को आगे जाने का इशारा किया और खुद हवेली की तरफ बढ़ गई और जल्द ही दरवाजे के पीछे ओझल हो गई। तो ऐसे रहते हैं सेंट्स। एक पल के लिए सनी जलन से भर गया। सैंक्चुरी के ऊपर बना वो महल इतना खूबसूरत, सादा और शांत लग रहा था। उस शोर शराबे, भीड़ भाड़ और जहर से भरी दुनिया से बिल्कुल उलट जहां से इंसान आए थे। बेशक वो शांति एक झूठ थी। ड्रीम रल्म कभी कभी स्वर्ग जैसा लग सकता था, लेकिन वो स्वर्ग भयानक और टेढ़ा था, जिसमें हर तरह के खौफ छिपे थे, जो किसी भी पल तुम पर टूट पड़ने के लिए तैयार रहते थे। जो भी हो, मेरा घर वैसे भी इससे बहुत बेहतर है। उसमें वो सब है जो एक आदमी को चाहिए और उससे भी ज्यादा। शर्त लगा लो, इनके पास डिजाइनर लैम्प्स भी नहीं होंगे। सच में बेचारे। पेवेलियन में दाखिल होकर सनी ने मास्टर रोवान को पूरी इज्जत के साथ ग्रीट किया। उम्रदराज आदमी मुस्कुराया और एक रिलैक्स इशारे के साथ सनी को बैठने के लिए कहा। गुड मॉर्निंग सनलेस। मुझे मानना पड़ेगा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी मुझसे मिलने आओगे। क्या कुछ हुआ है? सनी बैठ गया, शराफत से मुस्कुराया और फिर अपना सिर हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपको परेशान करना चाहूं। देखिए, मैं यहां किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने नहीं आया जो हो चुकी है, बल्कि उस बारे में जो हो सकती है। मास्टर रोवान ने एक भौं उठाई और हंस पड़े। अब ये मत कहना। रुको, क्या तुम यहां कोई बिजनेस प्रपोजल लेकर आए हो? क्या मैं सनी के शानदार एम्पोरियम का कस्टमर बनने वाला हूं?
सनी का गला रुंध गया। नहीं, क्या आपने इसके बारे में कहाँ से सुना? वो हैंडसम मास्टर मुस्कुराया। मुझे खबरें मिल जाती है। ये कमीने मेरी पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं? सनी ने जबरदस्ती एक मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाई और फिर सिर हिलाया। नहीं, नहीं, मैं यहां एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, अमीर और मशहूर बिजनेसमैन के तौर पर नहीं आया हूं। और नहीं, मैं अवेकंड एकेडमी की वाइल्डरनेस सर्वाइवल फैकल्टी के एक माने हुए मेंबर के तौर पर यहां हूं। मैं असल में नोक्टिस की सैंक्चुरी के एक एडवांस स्काउट के तौर पर यहां आया हूं। मास्टर रुआन संजीदा हो गए। ओह, बताओ। सनी ने सिर हिलाया, थोड़ा हिचकिचाया और आखिरकार बोला। 2 दिन पहले जब हम अलग हुए थे, मैं वापस सैंक्चुरी लौट आया, लेकिन वापसी के रास्ते में मैं आयरन हैंड आइलैंड पर थोड़ी देर रुका। और खैर, मुझे वहां एक नाइटमेयर क्रिएचर की लाश मिली। उम्रदराज आदमी के माथे पर हल्की शिकन आ गई। ये कोई नई बात नहीं है। आयरन हैंड आमतौर पर सेफ रहता है, लेकिन तुम्हें पता है चेंड आइल्स कैसी जगह है। नाइटमेयर क्रिएचर्स माइग्रेट करते रहते हैं, कभी कुदरती तौर पर तो कभी क्रशिंग से बचने के लिए। सनी ने अपने सिर के पीछे खुजली की। यह सच है, लेकिन वो अबोमिनेशन एक फॉलन डीमन था। सैंक्चुरी के इतना करीब किसी डीमन को देखना अजीब है, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि मैंने उस तरह के क्रिएचर को पहले कभी नहीं देखा और नहीं सुना है। वो काफी डरावना था। रोआन की शिकन और गहरी हो गई। आयरन हैंड आइलैंड पर एक फॉलन डीमन? ये वाकई अजीब है। तुमने मुझे ये जानकारी देकर अच्छा किया, सनलेस। क्या तुमने उसे ठीक से देखा था? सनी ने एक आह भरी। खैर, वो क्या है ना, रात का समय था। फिर वो मुस्कुराया। लेकिन खुशकिस्मती से मैं अंधेरे में बिल्कुल साफ देख सकता हूं। तो हां, मैंने उसे बहुत अच्छे से देखा। मैं आपको बताता हूं। उसने अपनी पूरी काबिलियत से उस डीमन का हुलिया बयान किया, एक भी डिटेल नहीं छोड़ी। यहां तक कि उसे उस अबोमिनेशन के शरीर पर मौजूद हर घाव और चोट याद थी, इस उम्मीद में कि उनकी हालत से शायद यह पता चल सके कि उस कमीने को आखिर मारा किसने था। सनी जितनी देर बोलता रहा, मास्टर रुआन का चेहरा उतना ही गंभीर होता गया। अपनी रिपोर्ट खत्म करके सनी ने उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, तो वो आखिर किस तरह का डीमन था, और मेरा सामना उससे पहले कभी क्यों नहीं हुआ? मास्टर रुआन ने अपना सिर हिलाया। तुम किस्मत वाले हो कि तुम कभी इन राक्षसों से नहीं टकराए। बच्चे, ये नाइटमेयर क्रिएचर्स की बहुत ही दुर्लभ और खूंखार नस्ल है, जिन्हें चेन वर्म्स कहा जाता है। शुक्र है वो पहले से ही मर चुका था, वरना मुझे शक है कि हम अभी ये बातचीत कर रहे होते। यहां तक कि मैं भी अकेले ऐसे डीमन का सामना करने से कतराता हूं। बुरा मत मानना, सनलेस, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो तुम उसका डिनर बन चुके होते। सनी थोड़ा झिझका, फिर सावधानी से पूछा, चेनवर्म्स, उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? उम्रदराज आदमी ने आह भरी, फिर अपने सामने चेंड आइल्स के शानदार नजारे को देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, क्योंकि ये क्रिएचर्स धातु खाते हैं। जैसे ही कोई आसमानी जंजीर कमजोर होती है, ये उसे खाने के लिए डार्क साइड से बाहर निकल आते हैं। लोहे के हथियार इन घिनौनी चीजों के खिलाफ बेकार है, इसलिए एक से लड़ना तो दूर, बहुत सारों से लड़ना लगभग नामुमकिन काम है। मास्टर रुआन ने उदास चेहरे के साथ दूर क्षितिज में देखा और फिर भारी आवाज में जोड़ा, मैंने इनकी भूख की वजह से पूरे के पूरे आइलैंड्स को बिलों में गिरते हुए देखा है। चैप्टर 402, चेन वर्म्स। सनी को पक्का नहीं पता था कि मास्टर रुआन इस वक्त सैंक्चुरी में है या नहीं, लेकिन गार्ड ने उसे तुरंत वापस नहीं भेजा। इसका मतलब शायद वो अंदर ही थे। उस यंग अवेकन ने सनी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से सीटी बजाई और अपने ताक में वापस चला गया। कुछ मिनटों तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर सनी को कदमों की आहट सुनाई दी। एक सादे सफेद कपड़ों में लिपटी
एक युवती गलियारे के मोड़ के पीछे से निकली। उसने सनी पर एक नजर डाली और फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। सनी थोड़ा हिचकिचाया और फिर आगे बढ़कर उस लड़की के पीछे चल दिया। तुम्हें क्या ही पता होगा, मैं अपनी मर्जी से एक लिगेसी क्लैन की मांद में घुस रहा हूं। लगता है वक्त बदलते देर नहीं लगती। उसने सच में कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी ऐसा कुछ करेगा। कंपाउंड में और अंदर जाने के बजाय वो एक संकरी सीढ़ी पर चढ़े और सैंक्चुरी के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर पहुंच गए। वहां विशाल पत्थर के मोनोलिथ उन मेहर्स के ऊपर सपाट लेटे हुए थे, जिससे एक लगभग अटूट सतह बन गई थी। पता चला कि सिटाडेल के ऊपर एक पूरी अलग दुनिया थी। उस विशाल पत्थर के घेरे पर घास और काई जमी हुई थी, जो दूर तक फैली थी। सनी को बाहरी किनारे पर गार्ड्स खड़े दिखाई दे रहे थे, जो आसपास के आइलैंड्स पर नजर रखे हुए थे। यहां वहां आसमान की तरफ मुंह किए हुए सीज वेपन्स रखे थे। व्हाइट फेदर रेजिडेंस के ठीक ऊपर मेहर्स की रिंग पर एक शानदार इमारत बनी थी। ऊंची खिड़कियों और दीवारों पर चढ़ी खूबसूरत आईवी बेलों के साथ वो किसी बड़े पत्थर के महल जैसी लग रही थी। हवेली की दीवारें अभी भी बारिश से गीली थी और उगते सूरज की रोशनी में हल्की चमक रही थी। उसके दरवाजे से एक रास्ता पत्थर के मोनोलिथ के किनारे पर बने एक हवादार पेवेलियन की तरफ जाता था, जिसके बीच में एक गोल मेज रखी थी। वो विशाल ग्रिफिन पेवेलियन के पास बैठा था। उसका सिर उसके एक बाज जैसे पंख के नीचे छिपा था, जबकि खुद मास्टर रुआन अंदर बैठकर मजे से नाश्ता कर रहे थे। युवती ने सनी को आगे जाने का इशारा किया और खुद हवेली की तरफ बढ़ गई और जल्द ही दरवाजे के पीछे ओझल हो गई। तो ऐसे रहते हैं सेंट्स। एक पल के लिए सनी जलन से भर गया। सैंक्चुरी के ऊपर बना वो महल इतना खूबसूरत, सादा और शांत लग रहा था। उस शोर शराबे, भीड़ भाड़ और जहर से भरी दुनिया से बिल्कुल उलट जहां से इंसान आए थे। बेशक वो शांति एक झूठ थी। ड्रीम रल्म कभी कभी स्वर्ग जैसा लग सकता था, लेकिन वो स्वर्ग भयानक और टेढ़ा था, जिसमें हर तरह के खौफ छिपे थे, जो किसी भी पल तुम पर टूट पड़ने के लिए तैयार रहते थे। जो भी हो, मेरा घर वैसे भी इससे बहुत बेहतर है। उसमें वो सब है जो एक आदमी को चाहिए और उससे भी ज्यादा। शर्त लगा लो, इनके पास डिजाइनर लैम्प्स भी नहीं होंगे। सच में बेचारे। पेवेलियन में दाखिल होकर सनी ने मास्टर रुआन को पूरी इज्जत के साथ ग्रीट किया। उम्रदराज आदमी मुस्कुराया और एक रिलैक्स इशारे के साथ सनी को बैठने के लिए कहा। गुड मॉर्निंग सनलेस। मुझे मानना पड़ेगा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी मुझसे मिलने आओगे। क्या कुछ हुआ है? सनी बैठ गया, शराफत से मुस्कुराया और फिर अपना सिर हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपको परेशान करना चाहूं। देखिए, मैं यहां किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने नहीं आया जो हो चुकी है, बल्कि उस बारे में जो हो सकती है। मास्टर रुआन ने एक भौं उठाई और हंस पड़े। अब ये मत कहना। रुको, क्या तुम यहां कोई बिजनेस प्रपोजल लेकर आए हो? क्या मैं सनी के शानदार एम्पोरियम का कस्टमर बनने वाला हूं? सनी का गला रुंध गया। नहीं, क्या आपने इसके बारे में कहां से सुना? वो हैंडसम मास्टर मुस्कुराया। मुझे खबरें मिल जाती है। ये कमीने मेरी पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं? सनी ने जबरदस्ती एक मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाई और फिर सिर हिलाया। नहीं, नहीं, मैं यहां एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, अमीर और मशहूर बिजनेसमैन के तौर पर नहीं आया हूं। और नहीं, मैं अवेकंड एकेडमी की वाइल्डरनेस सर्वाइवल फैकल्टी के एक माने हुए मेंबर के तौर पर यहां हूं। मैं असल में नोक्टिस की सैंक्चुरी के एक एडवांस स्काउट के तौर पर यहां आया हूं। मास्टर रुआन संजीदा हो गए। ओह, बताओ। सनी ने सिर हिलाया, थोड़ा हिचकिचाया और आखिरकार बोला। 2 दिन पहले जब हम अलग हुए थे, मैं वापस सैंक्चुरी लौट आया, लेकिन वापसी के रास्ते में मैं आयरन हैंड आइलैंड पर थोड़ी देर रुका और खैर, मुझे वहां एक नाइटमेयर क्रिएचर की लाश मिली। उम्रदराज आदमी के माथे पर
हल्की शिकन आ गई। ये कोई नई बात नहीं है। आयरन हैंड आमतौर पर सेफ रहता है, लेकिन तुम्हें पता है चेंड आइल्स कैसी जगह है। नाइटमेयर क्रिएचर्स माइग्रेट करते रहते हैं, कभी कुदरती तौर पर तो कभी क्रशिंग से बचने के लिए। सनी ने अपने सिर के पीछे खुजली की। ये सच है, लेकिन वो अबोमिनेशन एक फॉलन डीमन था। सैंक्चुरी के इतना करीब किसी डीमन को देखना अजीब है, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि मैंने उस तरह के क्रिएचर को पहले कभी नहीं देखा और नहीं सुना है। वो काफी डरावना था। रोआन की शिकन और गहरी हो गई। आयरन हैंड आइलैंड पर एक फॉलन डीमन, ये वाकई अजीब है। तुमने मुझे ये जानकारी देकर अच्छा किया, सनलेस। क्या तुमने उसे ठीक से देखा था? सनी ने एक आह भरी। खैर, वो क्या है ना, रात का समय था। फिर वो मुस्कुराया। लेकिन खुशकिस्मती से मैं अंधेरे में बिल्कुल साफ देख सकता हूं। तो हां, मैंने उसे बहुत अच्छे से देखा। मैं आपको बताता हूं। उसने अपनी पूरी काबिलियत से उस डीमन का हुलिया बयान किया, एक भी डिटेल नहीं छोड़ी। यहां तक कि उसे उस अबोमिनेशन के शरीर पर मौजूद हर घाव और चोट याद थी, इस उम्मीद में कि उनकी हालत से शायद यह पता चल सके कि उस कमीने को आखिर मारा किसने था। सनी जितनी देर बोलता रहा, मास्टर रोवान का चेहरा उतना ही गंभीर होता गया। अपनी रिपोर्ट खत्म करके सनी ने उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, तो वो आखिर किस तरह का डीमन था, और मेरा सामना उससे पहले कभी क्यों नहीं हुआ? मास्टर रोवान ने अपना सिर हिलाया। तुम किस्मत वाले हो कि तुम कभी इन राक्षसों से नहीं टकराए। बच्चे, ये नाइटमेयर क्रिएचर्स की बहुत ही दुर्लभ और खूंखार नस्ल है, जिन्हें चेन वर्म्स कहा जाता है। शुक्र है वो पहले से ही मर चुका था, वरना मुझे शक है कि हम अभी ये बातचीत कर रहे होते। यहां तक कि मैं भी अकेले ऐसे डीमन का सामना करने से कतराता हूं। बुरा मत मानना, सनलेस, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो तुम उसका डिनर बन चुके होते। सनी थोड़ा झिझका, फिर सावधानी से पूछा, चेनवर्म्स, उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? उम्रदराज आदमी ने आह भरी, फिर अपने सामने चेंड आइल्स के शानदार नजारे को देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, क्योंकि ये क्रिएचर्स धातु खाते हैं। जैसे ही कोई आसमानी जंजीर कमजोर होती है, ये उसे खाने के लिए डार्क साइड से बाहर निकल आते हैं। लोहे के हथियार इन घिनौनी चीजों के खिलाफ बेकार हैं। इसलिए एक से लड़ना तो दूर, बहुत सारों से लड़ना लगभग नामुमकिन काम है। मास्टर रोवान ने उदास चेहरे के साथ दूर क्षितिज में देखा और फिर भारी आवाज में जोड़ा, मैंने इनकी भूख की वजह से पूरे के पूरे आइलैंड्स को बिलों में गिरते हुए देखा है। चैप्टर 403, परिचित चेहरा। मास्टर रोवान कुछ पलों के लिए शांत हो गए, फिर सनी के परेशान चेहरे को देखकर मुस्कुराए। वैसे सैंक्चुरी के पास वाली सारी आसमानी जंजीरें ठीक हालत में हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उस बात की चिंता नहीं है। सनी को पहले ही एक कीमती जानकारी मिल चुकी थी, जो उसे उस रहस्यमय खजाने को खोजने में मदद कर सकती थी। लेकिन वो और जानना चाहता था। इससे पहले कि वो कोई और सवाल पूछ पाता, अचानक एक परछाई ने पेवेलियन, पत्थर के महल और उसके आसपास फैले पुराने पत्थरों को ढक लिया। जैसे कोई बादल सूरज के सामने आ गया हो और उसे छिपा लिया हो। सोता हुआ ग्रिफिन हरकत में आया और उसने अपना सिर उठाया। उसकी खड़ी पुतलियां सिकुड़ गई। बस एक पल बाद वो परछाई उतनी ही अचानक गायब हो गई जितनी अचानक वो आई थी। उसी वक्त सनी के कानों में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे 1000 पंख हवा को काटते हुए सरसरा रहे हों। फिर अचानक पत्थर के घेरे के किनारे पर एक औरत खड़ी थी। उसका शरीर उगते सूरज की रोशनी में एक चमकते हुए प्रभा मंडल से घिरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा से वही थी। लेकिन सनी कसम खा सकता था कि एक सेकंड पहले उनके पास कोई नहीं था। ओह, वो औरत लंबी और छरहरी थी। उसका पोस्चर एक तीर की तरह सीधा था। उसने हल्का स्टील का कवच पहना हुआ था, जिसके पॉल्ड्रन्स और ग्रीव्स
सफेद पंखों से सजाए गए थे। उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे पिघले हुए सोने का झरना हो। जब वो मुड़ी तो सनी ने दो चुभने वाली एम्बर आंखों को उसे घूरते हुए देखा और वो सिहर गया। उसका चेहरा ठंडा और बला का खूबसूरत था, किसी इंसान से ज्यादा एक देवी जैसा। उस औरत की पुतलियां संकरी और खड़ी थी, बिल्कुल उस विशाल ग्रिफिन की तरह। सैंक्चुरी की मालकिन घर लौट आई थी। क्रैप! एक कंपकंपी के साथ सनी ने जबरदस्ती अपनी नजरें हटाई और जल्दी से झुककर सलाम किया। ये व्हाइट फेदर क्लैन की टायरिस, जिसे उनके ट्रू नेम स्काई टाइड से भी जाना जाता था, के साथ उसकी दूसरी मुलाकात थी। इंसानी नस्ल के कुछ गिने चुने सेंट्स में से एक, वो डेमीगॉड जो चैंड आइल्स की इंचार्ज थी। सिर्फ उनके वजूद में होने भर से उस सेंट का आसपास की हर चीज पर एक अजीब सा असर पड़ रहा था। ये गनलॉक के सुनहरे कवच के खौफनाक ऑरा जैसा भारी नहीं था, बस अलग था, जैसे दुनिया खुद उन पर रिस्पॉन्ड कर रही हो। घास की पत्तियां उनकी तरफ थोड़ी झुकती हुई लग रही थी। उनके पास आते ही हवाओं का गाना धीमा हो गया था और यहां तक कि उनकी मौजूदगी में सूरज की रोशनी भी थोड़ी और चमकदार लग रही थी। मास्टर रोवान हिले और अपनी सीट से खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग, सनशाइन। सनी चौंक गया। क्या? उसे ये समझने में कुछ सेकंड लगे कि वो निडर ग्रिफिन राइडर अपनी पत्नी से बात कर रहा था, न कि उससे। सनशाइन, सनशाइन, क्या वो एक सेंट को ऐसे बुलाते हैं? खैर, आखिर वो उनकी पत्नी है ना? जब उसने इस बारे में सोचा तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी एक ट्रांसेंडेंट को सनशाइन कहकर बुलाना किसी वजह से बहुत अजीब लग रहा था। सनी ने सावधानी से ऊपर देखा और रोवान के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान देखी। हालांकि सेंट टायरस खुद हमेशा की तरह ठंडी थी। गुड मॉर्निंग, रो। यहां तक कि उनकी आवाज भी ठंडी और भारी थी, जैसे किसी आते हुए तूफान की गड़गड़ाहट। अपना सिर थोड़ा घुमाकर सेंट टायरस ने एक खामोश सवाल के साथ सनी की तरफ देखा। उनकी आईब्रो के उस शानदार कर्व को देखकर बेशुमार शायर बर्बाद हो जाते। हाँ, वाओ, रुको, मैं ये क्या सोच रहा हूं? मास्टर रोवान ने सनी के कंधे को थपथपाया और कहा, अवेकन सनलेस मुझे उस डीमन के बारे में बताने आया था जो उसे आयरन हैंड आइलैंड पर मिला। वो एक चेन वर्म था जो किस्मत से पहले ही मर चुका था। फिर भी हमें आसपास के आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? सेंट टायरस कुछ पलों के लिए रुकी, फिर अपना सिर हिलाया। जरूरत नहीं है। आइल्स पर इकलौती कमजोर जंजीर सैंक्चुरी से बहुत दूर है, जो शिपरेक आइलैंड को ट्विस्टेड रॉक से जोड़ती है। वो चेन वर्म वहीं से आया था। मैंने अभी खुद उसे देखा है। वो मुड़ी और फिर एक हल्की आह भरी। बेशक, हमें तैयारी करनी होगी। आखिर सारे आइलैंड्स जुड़े हुए हैं। ट्विस्टेड रॉक के गिरने के बाद उसकी तबाही पूरे इलाके में गूंजेगी। कई आइलैंड्स अपनी जगह से हिलेंगे, जिससे दूसरों पर क्रशिंग की गंभीरता बदल जाएगी। नाइटमेयर क्रिएचर्स के माइग्रेशन पैटर्न पर भी असर पड़ेगा। मुझे शायद अब निकलना चाहिए। सनी ने अपना गला साफ किया और फिर अजीब तरह से बोला, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, लेडी टायरस। मैं अब चलता हूं। स्काई टाइड ने बेरुखी से सिर हिलाया, फिर कहा, हमें अपनी खोज के बारे में बताने के लिए शुक्रिया, अवेकंड सनलेस। उसने सिर हिलाया, फिर अपनी सीट से उठा और सावधानी से कुछ कदम दूर चला गया। लेकिन जब सनी पैवेलियन से लगभग बाहर निकल ही चुका था, सेंट की ठंडी आवाज ने उसे रोक लिया। रुको। वो मुड़ा और जबरदस्ती मुस्कुराया। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? टायरस ने कुछ पलों तक उसे देखा, फिर शांत, भावनाहीन लहजे में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम फॉरगॉटन शोर से आए हो। सनी ने सिर हिलाया। हां, क्या हुआ? खूबसूरत सेंट एक पल के लिए रुकी, फिर पूछा, सॉन्ग ऑफ द फॉलन, क्या तुम उसे जानते हो?
कैसी? उसकी बात बीच में क्यों लाई? सनी मुस्कुराया। हाँ, हम मिले हैं। क्यों? सेंट टायरस ने कुछ पलों तक उसे देखा, फिर कहा, बढ़िया। सॉन्ग ऑफ द फॉलन जल्द ही सैंक्चुअरी आ रही है। मुझे लगता है कि एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर उसे खुशी होगी। इसके साथ ही स्काई टाइड दूसरी तरफ मुड़ गई, जिससे सनी को पता चल गया कि वो जाने के लिए आजाद है। वो एक सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर वहां से चला गया। जैसे ही वो मास्टर रोवान और सेंट टायरस की नजरों से ओझल हुआ, उसके चेहरे पर एक काला भाव आ गया। यहां आ रही है। वो आखिर यहां किस जहन्नुम के लिए आ रही है? वाकई सनी की तरह ही कैसी ने भी खुद को एंकर करने के लिए चैंड आइल्स को चुना था। उनकी वजह भी शायद एक ही थी, हॉलो माउंटेन से आइल्स की नजदीकी। खुशकिस्मती से वो सैंक्चुअरी की निवासी नहीं थी। सनी को कोई अंदाजा नहीं था कि उस अंधी लड़की ने ये कैसे किया, लेकिन उसने किसी तरह क्लैन वैलर को मना लिया था कि वो उसे और उसके कोहर्ट को इस इलाके के दूसरे इंसानी सिटाडेल नाइट टेम्पल में एंकर करने दे, जहां सैंक्चुअरी इस इलाके की दक्षिणी सीमा के करीब थी। वहीं नाइट टेम्पल बहुत दूर उत्तर में स्थित था, लगभग धुंध से भरे डेथ जोन के बाहरी इलाके में। इस वजह से वे दोनों आराम से अलग अलग थे और पिछले महीनों में एक बार भी एक दूसरे से नहीं मिले थे। लेकिन अब वो बदलने वाला था। व्हाइट फेदर रेजिडेंस से बाहर निकलते हुए सनी ने मुंह बनाया। एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर खुशी होगी? खाक, मुझे नहीं लगता। चैप्टर 404 असली दुनिया। सैंक्चुअरी धीरे धीरे जाग रही थी। अब जब सूरज निकल चुका था, अवेकन के ग्रुप्स बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि जिन्हें सिटाडेल के अंदर ही काम था वो अपने धंधे में लग गए थे। जब सनी ऑल्टर आइलैंड की तरफ जा रहा था तो उनमें से कुछ ने उसे ग्रीट किया। अब तक उसे असली दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए था। रात के दौरान उसने जो कुछ भी खोजा था, उसके बाद उसके सीने में एक आग जल रही थी जो एक्शन की मांग कर रही थी। जब उसने अंधेरे में कहीं बाहर छिपे उस रहस्यमय खजाने के बारे में सोचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन हालांकि सनी एक बहुत लालची इंसान था, वो अपने लालच को कंट्रोल में रखना जानता था। खैर, ज्यादातर समय शिपरेक आइलैंड। सनी सैंक्चुअरी से कभी इतनी दूर नहीं गया था, लेकिन उसने उस जानलेवा जगह के बारे में सुना था। शिपरेक आइलैंड चेंड आइल्स के लगभग बीचों बीच स्थित था, दोनों इंसानी सिटाडल से काफी दूर। वहां के नाइटमेयर क्रिएचर्स खास तौर पर खूंखार थे और खुद आइलैंड्स इलाके के किनारों के मुकाबले कहीं ज्यादा अजीब और खतरनाक थे। अगर कोई किसी तरह क्रशिंग से बचकर चेंड आइल्स को ऊपर से देख पाता तो उसे दिखाई देता कि इस टूटी फूटी जमीन के बिल्कुल दिल में एक बहुत बड़ी खाली जगह थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये वो जगह है जहां कभी आइवरी टॉवर को बांधा गया था, इससे पहले कि उसके 7 एंकर्स टूट गए। उसके बाद टियर के किनारे वाले आइलैंड्स धीरे धीरे एक के बाद एक स्काई बिलो में गिरने लगे, जिससे वो खाई और चौड़ी होती गई। चेंड आइल्स के दिल में बना वो छेद धीरे धीरे फैल रहा था और एक दिन, अब से हजारों साल बाद, वो शायद पूरे इलाके को निगलने वाला था। लेकिन सनी को उस दूर के भविष्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिलहाल उसे चिंता इस बात की थी कि शिपरेक आइलैंड टियर के बिल्कुल किनारे पर था और इसलिए उसके जैसे एक यंग अवेकन के लिए बहुत बड़ा खतरा था। अगर सनी इतनी दूर जाने की हिम्मत करता तो उसे एक लंबी और जोखिम भरी यात्रा के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई और तैयारी करनी पड़ती, और इस बीच उसे असली दुनिया में जाने की जल्दी थी। हालांकि वो अपने वजूद के हर रेशे के साथ खजाने की पुकार महसूस कर रहा था। अपने और नेफिस के बीच की खाई को कम करने के लिए बेताब था, लेकिन जो काम उसे वापस हकीकत में करने थे वो बहुत जरूरी थे। शांत हो जाओ। सच में कोई गंभीर बात नहीं है। सफेद वेदी के पास पहुंचते हुए उसने उस ऑब्सीडियन डैगर को शक की नजर से देखा और फिर अपना हाथ ठंडे संगमरमर पर रख दिया। चिंता की कोई बात नहीं है तो।
स्टील के सर्कोफेगस का ढक्कन खामोशी से खुला, जिससे रोशनी की किरणें और ठंडी धुंध के बादल बाहर निकले। सनी ने जम्हाई ली और स्लीपिंग पॉड से बाहर निकला, फिर होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अंगड़ाई ली। उसका शरीर तरोताजा और एनर्जी से भरा महसूस हो रहा था, जैसे उसने अभी अभी एक लंबी, पूरी तरह से आरामदायक नींद ली हो। वैसा बिल्कुल नहीं जैसा उसे पिछले 2 महीनों में सस्ती एकेडमी पॉड्स इस्तेमाल करते वक्त झेलना पड़ता था। इसे कहते हैं पैसा वसूल। वाकई वो शानदार मशीन शायद उसकी अब तक की सबसे अच्छी खरीद थी। बेशक, अगर मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड को न गिना जाए तो। अपने बेसमेंट के कॉम्पैक्ट अंडरग्राउंड किले से निकलकर सनी किचन की तरफ गया। अपने फ्रिज के टूटे हुए अवशेषों को थोड़ी शर्मिंदगी के साथ देखा और मलबे से अपने लिए नाश्ता पकाने के लिए कुछ सामान निकाला। यहां बाहर असली दुनिया में अभी सुबह सुबह का वक्त था। उसने हैप्पी शैडो को आसपास का जायजा लेने के लिए बाहर भेजा और फिर स्टोव चालू कर दिया। असली अंडे, असली सलाद और टमाटर, असली ब्रेड, असली बेकन, असली कॉफी, असली जूस। उसे एक ऐसा नाश्ता बनाने में बस कुछ ही मिनट लगे जिसे आउटस्कर्ट्स का कोई भी निवासी एक शाही लाइफस्टाइल की निशानी मानता। एक डाइनिंग टेबल की तरफ चलते हुए, जो एक इंसान के लिए बहुत बड़ी थी, उसने अपना नाश्ता उसकी सिंथवुड सतह पर रखा और अपना कम्युनिकेटर एक्टिवेट किया। कोई नया मैसेज नहीं था और उसे वास्तव में नहीं पता था कि उस चीज के साथ और क्या करना है। आमतौर पर उसकी उम्र के लोगों के नेटवर्क पर एक्टिव प्रेजेंस होती और उनकी फीड्स हर तरह की खबरों, इवेंट्स और वीडियो से भरी होती। लेकिन सनी की डिजिटल दुनिया में लगभग कोई मौजूदगी नहीं थी और न ही वो सच में रखना चाहता था। बेशक, वो जानता था कि अलग अलग रिसोर्सेज और सर्विसेज को कैसे एक्सेस करना है और नेटवर्क की कई चीजें कभी उसके सपनों का हिस्सा हुआ करती थी। हर तरह के गेम्स, किताबें, शो और एंटरटेनमेंट का एक असीमित भंडार उसकी उंगलियों पर था। लेकिन विडंबना देखिए, अब जब सनी के पास इन सभी लुभावनी चीजों का फ्री एक्सेस था, तो उसके पास उनमें से किसी में भी डूबने का वक्त नहीं था। अभी उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था और उसके सपने सिर्फ स्टील की खनखनाहट और डरावने अबोमिनेशन से भरे थे। शायद किसी दिन, धीरे धीरे अपना खाना खाते हुए, सनी ने कम्युनिकेटर का इस्तेमाल करके उस सिक्के का एक रफ स्केच बनाया और उसे डिस्क्राइब किया। बेशक, उसके असली राज उसने अपने तक ही रखे। बाहर उसके पड़ोसी नए दिन का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। विशाल शहर के ऊपर सूरज उग रहा था और लोगों की भीड़ काम पर जाने के लिए निकल पड़ी थी। परछाई ने उसके नए घर के पोर्च पर एक छिपी हुई जगह ढूंढी और अपनी पनाह से शांत सड़क को देखने लगी। उसने कुछ पीटीवी को गुजरते हुए देखा, जो टेरेस डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ लुढ़कते या हवा में तैरते हुए धीमी आवाज कर रहे थे। कई अच्छे कपड़े पहने हुए एडल्ट्स वहां से गुजरे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। कुछ समय बाद स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों के उनके पीछे जाने का समय हो गया। सनी ने कॉफी की चुस्की ली और परछाई के जरिए इन बच्चों को देखा, खुद को ऐसी जिंदगी जीते हुए इमेजिन करने की कोशिश की। एक सुरक्षित घर में जागना, एक माता पिता द्वारा तैयार किया गया स्वादिष्ट खाना खाना, ये न सोचना कि आपका अगला खाना कहां से आएगा। ऐसी जगह जाना जहां ज्ञान और मेंटरशिप का एक असीमित भंडार आपके लिए मौजूद हो, पूरी तरह से फ्री। कोई असली चिंता नहीं और कोई असली डर नहीं, बस जीना। वो कितना अजीब अस्तित्व होता। उसने एक उलझे हुए भाव के साथ छात्रों को घूरा। वो कितने सॉफ्ट थे, उनके कपड़े सॉफ्ट थे, उनकी आंखें सॉफ्ट थी और उनकी जिंदगियां भी सॉफ्ट थी। ये बच्चे असली दुनिया में कैसे सरवाइव करेंगे? असली दुनिया कठोर, क्रूर और बेम थी, बिल्कुल सनी की तरह। उसके जैसे इंसान के पास ऐसी दुनिया में जिंदा रहने का कहीं बेहतर मौका था। ड्रीम रल्म के नर्क जैसे इलाकों की तो बात ही छोड़ो। आखिरकार छात्रों का तांता कम हो गया।
सनी के घर के सामने से गुजरने वाले आखिरी लोगों में से एक लगभग 14 साल की एक लड़की थी। उसका कद लगभग उसी के बराबर था, पीली त्वचा और काले बाल। वो लड़की अपने ही शरीर में थोड़ी असहज लग रही थी, जैसा कि सभी टीनेजर्स अक्सर होते हैं, और स्कूल यूनिफॉर्म उसके दुबले पतले शरीर पर बिल्कुल भी नहीं जंच रही थी। हालांकि उसकी काली आंखें बहुत तेज और साफ थी। खुशकिस्मती से अपने भाई के उलट रेन अपनी मां पर गई थी, जो सनी की याददाश्त के हिसाब से एक काफी आकर्षक महिला थी। भले ही वो अभी सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन वो देख सकता था कि एक दिन उसके घर के सामने से गुजरने वाली वो टीनेज लड़की एक असली सुंदरी बनने वाली थी। अपनी कॉफी खत्म करके सनी ने खाली कप टेबल पर रखा और आह भरी। ढूंढ लिया तुम्हें, चैप्टर 405, दूर का साया। वाकई वो अजीब सी 14 साल की लड़की उसकी छोटी बहन रेन थी। और वाकई ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि सनी ने शहर के इसी डिस्ट्रिक्ट में यही घर खरीदा था। हालांकि टेरेस नेबरहुड अच्छा और आकर्षक था, लेकिन उसने विशेष रूप से ये घर इसलिए चुना था क्योंकि ये उस जगह के बगल में था जहां रेन रहती थी। इसी सड़क पर 1 साल और कुछ महीने पहले उसने परछाइयों से देखा था, जब वो अपने गोद लिए हुए परिवार के साथ डिनर कर रही थी। उनकी गर्मजोशी और खुशहाल जिंदगी उनके उज्जवल रोशनी वाले लिविंग रूम की चौड़ी खिड़की से उसे साफ दिखाई दे रही थी। खैर, अब सनी के पास अपना खुद का लिविंग रूम और एक चौड़ी खिड़की थी, भले ही उसके पीछे आमतौर पर सिर्फ अंधेरा रहता था। उस वक्त उसे दर्दनाक तरीके से ये एहसास हुआ था कि अपनी छोटी बहन को बचाने की उसकी फैंटेसी खोखली और गलत थी। रेन को बचाए जाने की जरूरत नहीं थी, कम से कम उसके जैसे एक मुसीबत में फंसे आउटस्कर्ट के आवारा से तो बिल्कुल नहीं। अतीत का एक भूत जिसे शायद वो याद भी नहीं करती थी। अगर उसने उस रात उसका दरवाजा खटखटाया होता तो उसकी जिंदगी में बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं बदलता। सनी अब वो पहले जैसा फकीर बच्चा नहीं था। वो एक अवेकन था, जिसे सरकार ने एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक एसेट के रूप में मार्क किया था। वो काफी अमीर था, कनेक्टेड था, यहां तक कि ताकतवर भी। लेकिन कहीं न कहीं वो अब भी मानता था कि वो बात सच थी। उसके कपड़े और हालात भले ही बदल गए हों, लेकिन सनी खुद वही था, टेढ़ा और टूटा हुआ, जैसा कि इस दुनिया की सच्चाई देखने वाला कोई भी इंसान होगा। और तो और, अब जब वो अपने पिछले दयनीय रूप से ऊपर उठ चुका था, उसके सामने नई और कहीं ज्यादा गंभीर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा था। नेफिस, सॉवरेन्स, रहस्यमय वीवर की लिगेसी, ये सभी चीजें उथल पुथल और खतरे से भरे भविष्य का वादा कर रही थी। वो ठीक उस तरह का इंसान नहीं था जिसके पास किसी को देने के लिए अच्छी चीजें हों। तो नहीं, सनी ने रेन की जिंदगी से खुद को दूर रखने का अपना इरादा नहीं बदला था। वो उसके पास नहीं जाने वाला था, और नहीं उससे आमने सामने मिलने की कोई इच्छा रखता था। लेकिन एक समस्या थी। अब जब सनी एक अवेकन था, सांख्यिकीय रूप से रेन के भी नाइटमेयर स्पेल से इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ गए थे। लेकिन अगर वो उस सांख्यिकीय संबंध को भूल भी जाए, तब भी एक संभावना थी कि वो फर्स्ट नाइटमेयर में फंस जाएगी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। अब तक सनी 18 का हो चुका था और रेन 14 की थी। स्पेल से इन्फेक्ट होने वाला लगभग हर इंसान 16 से ज्यादा और 19 से कम उम्र का होता था, जिसका मतलब था कि रेन के असली खतरे में पड़ने से पहले लगभग 2 साल बचे थे, और उससे बाहर निकलने से पहले लगभग 4। भले ही वे कमोबेश अजनबी थे और एक दूसरे के प्रति कोई कर्ज नहीं रखते थे, सनी उसके लिए जिम्मेदार महसूस करता था। शायद अलग होने के समय बहुत छोटी होने की वजह से रेन को वो याद नहीं था, लेकिन उसे सब कुछ याद था। उसके लिए वो उनके खोए हुए घर की आखिरी निशानी थी। अब जब उसके पास पर्दे के पीछे से कुछ तार खींचने की काबिलियत थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसके फर्स्ट नाइटमेयर में बचने के चांसेस बढ़ जाएं,
चाहे वो बेहतर बैटल इंस्ट्रक्टर्स के जरिए हो या कुछ और, वो बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पहले ये समझना जरूरी था कि रेन को पहले से कितनी अच्छी तरह तैयार किया जा रहा है। इसलिए उसने उस जगह के पास एक घर खरीदा जहां वो रहती थी और अपनी परछाइयों को पड़ोस का पता लगाने और उस पर और उसके परिवार पर जासूसी करने के लिए छोड़ दिया। जब मैं इसे ऐसे कहता हूं तो ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। सनी खड़ा हुआ, जम्हाई ली और कंधे उचकाए। वो एक अवेकन था जिसकी ताकत परछाइयों, धोखे और खून खराबे में थी। उससे पहले वो एक स्ट्रीट रैट था जो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मामूली इंसानों को कोई अंदाजा नहीं था कि वो किन हालात से गुजरा था, उसने क्या किया था और उसके नतीजे में वो क्या करने के काबिल था। अगर उन्हें पता होता तो वो शायद डर जाते। तो डरावनेपन का थोड़ा सा हिंट तो मुमकिन ही था। एक गर्म हुडी पहनकर वो बाहर निकला, अपने हाथ जेब में छिपाए और धीमी गति से पब्लिक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल की ओर चल दिया। उसकी परछाई कुछ 100 मीटर आगे थी, जो चुपके से रेन का पीछा कर रही थी और उस पर नजर रख रही थी। किसी को उसकी मौजूदगी की खबर नहीं थी। सनी ने आह भरी और बादलों से घिरे आसमान की तरफ देखा। लगता है स्कूल जाने का वक्त हो गया। पता चला कि रेन काफी एलिट स्कूल में जाती थी। टेरेस डिस्ट्रिक्ट में घरों की कीमतों को देखते हुए सनी जानता था कि उसका गोद लिया हुआ परिवार ठीक ठाक पैसे वाला था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उनकी दौलत या उनके कॉन्टेक्स्ट को कम करके आंका था। वो स्कूल सबसे प्रतिष्ठित तो नहीं था, लेकिन उसके काफी करीब था। इतना कि सिर्फ सरकारी अधिकारियों और बड़े उद्योगपतियों के बच्चे ही उसमें पढ़ते थे। ज्यादातर, बिल्कुल। वहां कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपनी पढ़ाई में होशियारी की वजह से वहां थे, लेकिन इतने नहीं कि कोई फर्क पड़े। सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते थे, जैसे रेन, और रईस ज्यादा महंगी पीटीवी में आते थे, जिन्हें उनके पर्सनल ड्राइवर चलाते थे। स्कूल के भारी पहरे वाले गेट से कोई 1 किलोमीटर दूर एक कैफे में टेबल पर बैठे सनी ने सीटी बजाने की इच्छा को दबाया। ये तो किसी ड्रामे जैसा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आज मुझे किसी के मुंह पर तमाचा पड़ते हुए देखने को मिलेगा। अचानक मास्टर जेड के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए सनी खांसा और शर्मिंदगी में अपना गाल रगड़ा। हैप्पी शैडो अभी भी रेन का पीछा कर रही थी, चुपके से एक छायादार जगह से दूसरी जगह जा रही थी। फिर उसने एक अच्छे मौके का इंतजार किया और उन बच्चों में से एक की परछाई के अंदर गोता लगा दिया, जो उसी क्लासरूम की तरफ जा रहा था जिधर रेन जा रही थी। सनी आराम से बैठ गया और कुछ पेस्ट्री और एक चाय का पॉट ऑर्डर किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो स्कूल अटेंड करने में अपना वक्त बर्बाद करने वाला है, भले ही वो उस बहुत अजीब तरीके से ही क्यों न हो। वो पिछले 12 सालों में स्कूल नहीं गया था, अगर एकेडमी में बिताए उस महीने को न गिना जाए। खैर, ये दिलचस्प होना चाहिए। चैप्टर 406 सॉफ्ट। कुछ घंटों बाद सनी अपनी आंखें नोचने के लिए तैयार था। इसलिए नहीं कि स्कूल में रेन को जो पढ़ाया जा रहा था वो बोरिंग था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे उन बिगड़ेल बच्चों को एक बंद जगह में रहते हुए और हर किसी के लिए कुछ भी सीखना, जितना हो सके उतना मुश्किल बनाते हुए देखना पड़ रहा था। वो एलिट स्कूल सीखने की जगह कम और जंग का मैदान ज्यादा लग रहा था। छात्रों के बीच की छिपी हुई राजनीति और उनके बनाए हुए बेशुमार गुटों की हायरार्की ब्राइट कैसल के गुटों के बीच की बेरहम लड़ाई से कहीं ज्यादा पेचीदा थी और उनके बर्ताव को देखते हुए उतनी ही खतरनाक भी। लेकिन ऐसा था नहीं, किसी की जान दाव पर नहीं लगी थी, कोई भी गलत काम करने पर निकाला नहीं जाने वाला था और न ही भूख से मरने वाला था। ये सब सिर्फ इज्जत, घमंड और रुतबे के बारे में था। ये पूरी तरह बेवकूफी थी। हालांकि जब सनी ने इसके बारे में थोड़ा और सोचा तो उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। उनके लिए नहीं, और शायद बिल्कुल भी नहीं। इन बच्चों को भारी दबाव में रखा गया था, एक नंबर दिया गया था और एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए मजबूर किया गया था। नतीजे के तौर पर
उनमें अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए गहरी नफरत पैदा होना लाजिमी था, जो इस सिस्टम द्वारा उनके अंदर पैदा की गई गहरी असुरक्षा की वजह से और भी गहरी हो गई थी। कोई हैरानी नहीं कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे थे। असल में वो स्कूल न सिर्फ बच्चों को असली दुनिया में जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी हुनर सिखाने के लिए था, बल्कि उस नरमी को खत्म करने के लिए भी था जिसके बारे में सनी ने कुछ घंटे पहले सोचा था। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि अंत में सबसे अच्छे और सबसे मजबूत छात्र सख्त और पत्थर दिल बन जाएंगे, जबकि बाकी बस टूट जाएंगे और फेंक दिए जाएंगे। एक बर्बाद करने वाला सिस्टम और जिसकी प्रभावशीलता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। शांत कैफे में चाय की चुस्की लेते हुए सनी ने अपना सिर हिलाया। अमीर लोग, उसकी किस्मत अच्छी थी कि रेन पर उस जहर का कोई असर नहीं हो रहा था जिसमें उसके क्लासमेट्स पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। वो क्लास के पीछे शांति से बैठी रही, किसी भी ड्रामे में फंसने से बचती रही, और जो कुछ भी टीचर्स छात्रों को समझा रहे थे उसे पूरी ईमानदारी से सीखती रही। हैरानी की बात थी कि वो लेक्चर खुद बहुत दिलचस्प निकले। सनी ने भी खुद को उन घंटों का काफी लुत्फ उठाते हुए पाया। अभी तक कोई कॉम्बैट लेसन नहीं हुआ था, लेकिन वो स्कूल का वाइल्डरनेस सर्वाइवल कोर्स देखने में कामयाब रहा, और साथ ही ड्रीम रन की शुरुआती खोजबीन के बारे में एक काफी दिलचस्प लेक्चर भी सुना। उसने अलग अलग तरह के नाइटमेयर क्रिएचर्स, उनकी बायोलॉजी, क्षमताओं और कमजोरियों पर आधारित एक लेसन भी देखा। अगर उसे फॉरगॉटन शोर पर अपने शुरुआती महीनों के दौरान इतना सब पता होता। खैर, उससे वास्तव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी इंसान को इन चीजों के बारे में कितना भी पता हो। कोई भी स्लीपर उस पैमाने की चुनौतियों का सामना करने के लिए नहीं बना था, और फिर भी वो थोड़ा उदास महसूस किए बिना नहीं रह सका। बचपन में उसे ज्ञान के इस खजाने तक पहुंचने से रोक दिया गया था। कौन जानता है कि अगर ऐसा ना होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। कम से कम ये काफी ज्यादा दिलचस्प और मजेदार होती। तब तक उसे रेन के ज्ञान की गहराई और नाइटमेयर स्पेल के लिए उसकी कुल तैयारी का कुछ अंदाजा हो गया था, लेकिन वो अभी भी नहीं जानता था कि उसे वास्तव में कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके लिए उसे कॉम्बैट के एक लेसन के दौरान देखना होगा। थोड़ी देर बाद सनी थोड़ा बोर हो गया। स्पेलटेक के बारे में एक लेक्चर को आधे अधूरे मन से सुनते हुए उसने कैफे के चारों तरफ देखा। इस वक्त वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन ये तेजी से बदल रहा था। आसपास की इमारतों के व्हाइट कॉलर वर्कर्स अब अपने लंच ब्रेक पर थे, और स्कूल के सीनियर छात्र भी। कई शोर मचाते हुए ग्रुप्स उसके पास वाली मेजों पर कब्जा जमा रहे थे, इसलिए वो उनकी बातों के कुछ टुकड़े सुनने से खुद को रोक नहीं पाया। हो ही नहीं सकता। वो कब आ रही है? मुझे लगता है कुछ महीनों में। तो फिर फीमेल लीड कौन प्ले करेगा? नहीं, रुको, मुझे गेस करने दो। जाहिर तौर पर ये लोग किसी आने वाली फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और कास्टिंग को लेकर काफी उत्साहित थे। उनकी बातचीत में सनी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं, ये एक सच्चे बैटल मास्टर की सोच है। हो ही नहीं सकता कि उसका मतलब वो था। तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड मोंग्रेल कौन है? कोई ऐरा गैरा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो सामाजिक रुतबे और शोहरत को बेमतलब मानते हैं। एक योद्धा की नजर में ऐसी चीजें जिक्र करने लायक भी नहीं होती। सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, वो है आपकी ताकत। इसीलिए वो अपनी रईस परवरिश को छिपाते हैं। सनी ने उन कुछ नौजवानों को घूरा जो एक तीखी बहस के बीच में थे, और फिर अपना सिर हिलाया। ये तो बहुत मजेदार है। इसकी क्या संभावना है? जाहिर है वहां बाहर कोई और भी था जिसका इसी तरह का एक एलियास था, और वो आदमी, जितना सनी सुन सकता था उसके हिसाब से, न सिर्फ एक पूरा जोकर था, बल्कि खुद को लॉर्ड कहता फिरता था, और किसी ज्ञानी दार्शनिक होने का नाटक करते हुए लोगों को सच्चा योद्धा बनने का पाठ पढ़ाता था। क्या बेवकूफ है। खैर, समझ आता है। आखिर कोई बेवकूफी जानबूझकर ऐसा एलियास चुनेगा। मुझे आश्चर्य है कि इस आदमी की दिक्कत क्या है। उसे पक्का किसी न किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी। हालांकि फिर उसे दोबारा रेन पर फोकस करना पड़ा, क्योंकि वो आखिरकार स्कूल के डोजों की तरफ बढ़ रही थी। कॉम्बैट लेसन शुरू होने वाला था। हैरानी की बात यह थी कि इंस्ट्रक्टर एक असली अवेकन निकला। वो अपने 30 के दशक के अंत में एक आदमी था
जिसका शरीर गठिला और मजबूत था और आंखों में एक अनुभवी लड़ाके की ठंडक थी। सनी ये नहीं बता सकता था कि उस आदमी के पास कौन सा एस्पेक्ट था, लेकिन वो जाहिर तौर पर कोई नाजुक नॉन कॉम्बैटेंट नहीं था। रेन का इंस्ट्रक्टर असली था। उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसे असली दुनिया में एक भी दिन काम करने की जरूरत न पड़े। तो तथ्य ये कि वो एक स्कूल में बच्चों के झुंड को पढ़ा रहा था। इसका मतलब था कि वो ऐसा या तो अपने सिद्धांतों की वजह से कर रहा था या फिर उनके माता पिता में से किसी एक के प्रति अपनी जिम्मेदारी की वजह से। खैर, जो भी हो, रेन के लिए ये अच्छी बात थी। अगले 1 घंटे या उससे ज्यादा समय में सनी ने छात्रों को अलग अलग हथियारों के साथ ट्रेनिंग करते और एक दूसरे से लड़ते देखा। उसने उम्मीद की थी कि वे नकली हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसे हैरानी हुई जब अवेकन्ड इंस्ट्रक्टर ने जोर दिया कि बच्चे भारी सुरक्षा कवच पहने और असली हथियार चलाएं। भले ही वे हथियार कुंद किए गए हों ताकि कोई असली खतरा न हो। अच्छा तरीका है, मुझे लगता है। रेन का लेवल उसकी उम्मीद से बेहतर था। बेशक कैस्टर या नेफिस जैसे किसी के मुकाबले तो नहीं, लेकिन उस उम्र में वो खुद जो कर पाता उससे मीलों बेहतर था। वो तेज, फुर्तीली और रणनीतिक थी और विरोधी द्वारा दिए गए हर मौके का पूरा फायदा उठा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो रैंड कॉम्बैट का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन एक लंबे भाले से लेकर लाइट सेबर तक हथियारों की एक विस्तृत रेंज की मदद से वो हाथापाई में भी अपनी पकड़ बनाए रख सकती थी। वहां ऐसे बच्चे थे जो उससे बेहतर थे और ऐसे भी जो उससे बेकार थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो समझदारी के मामले में उसकी बराबरी कर सके। और फिर भी उसके चेहरे पर एक गहरा तनाव आ गया। एक चीज है जिसकी कमी है, बर्बरता। उसकी बहन उतनी खतरनाक नहीं थी। चैप्टर 407 मौन ही सोना है। यह तय करने के बाद कि उसने वो सब देख लिया है जिसकी उसे जरूरत थी, सनी उठा और कैफे से बाहर निकल गया और फिर घर की तरफ चल दिया। हैप्पी शैडो स्कूल के परिसर से बिना किसी के देखे बाहर निकल आई और जल्द ही उसके शरीर से लिपट गई। लेकिन अपने बेदाग प्रदर्शन पर उसने कितना गर्व और संतुष्टि महसूस की, ये दिखाने से पहले नहीं। हाँ, तुमने अच्छा किया। वापसी के रास्ते में सनी उस बारे में सोच रहा था जो उसने रेन के बारे में जाना था। उसकी बहन समझदार और सुलझी हुई लग रही थी और उसे उस तरह की ट्रेनिंग मिल रही थी जिसका इस दुनिया के ज्यादातर बच्चे सिर्फ सपना ही देख सकते थे। लेकिन क्या यह काफी था? उसे नहीं पता था। सच तो यह है कि कोई नहीं जान सकता था। जब वो फॉरगॉटन शोर से लौटा था तो कई लोगों ने उससे कहा था कि वे उस नर्क में कभी जिंदा नहीं बच पाते, लेकिन उनके शब्द सनी को खोखले लगे, क्योंकि उन्हें कैसे पता होता, जब तक किसी इंसान को उस तरह के हालात में नहीं फेंका जाता तब तक ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि जब बाकी सब कुछ छीन लिया जाएगा तो उनके संकल्प का क्या बचेगा। बहादुर लोग टूट गए, जबकि डरपोक लोगों ने वो ताकत ढूंढ ली जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि वो उनके अंदर है। दयालु लोग क्रूर बन गए, जबकि क्रूर लोग खो गए। सिर्फ एक नाइटमेयर के आईने में देखकर ही कोई अपना असली चेहरा देख सकता है। फॉरगॉटन शोर में जाने से पहले सनी खुद को मजबूत समझता था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे बड़ी मुश्किल से ये सीखना पड़ा कि उसकी ताकत नाजुक और दिखावटी थी, कि वो जरा से दबाव में बिखर सकती थी। जिंदा रहने के लिए उसे अपने भीतर एक नई तरह की ताकत बनानी पड़ी, एक ऐसी ताकत जिसे किसी भी चीज या किसी भी इंसान द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता था। इसी तरह वो जिंदा बचा था। उसे कैसे पता चलता कि रेन स्पेल के खौफ के आगे कैसे टिकेगी, और वो उसके परीक्षणों में उसके जिंदा बचने के चांसेस को बेहतर कैसे बना सकता था। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ सनी घर लौटा और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। वैसे भी ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो जल्दबाजी में तय कर सकता था। फिलहाल उसके पास करने के लिए और भी बहुत कुछ था। ड्रीम्सकेप पॉड को एक्टिवेट करते हुए सनी उसके अंदर चढ़ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ा रिलैक्स करने का समय है। कम से कम वहां बाहर ड्रीमस्केप में चीजें आसान थी। उसे बस लड़ना था, सीखना था
और जीतना था। माना उसका पिछला कोलोसियम का दौरा एक तबाही साबित हुआ था, लेकिन सनी को ज्यादा एलिट एरेना से बहुत उम्मीदें थी। उसे बस उनमें एंटर करने के लिए काफी जीत हासिल करनी थी। लो रैंक वाले प्रोफेशनल ड्रीम्स का एक्सेस पाने के लिए लगभग 70 और इतना मुश्किल नहीं है। शौकिया लोगों के साथ द्वंद्व करने में उसकी दिलचस्पी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और वो बेहतर विरोधियों से मिलने के लिए बेताब था जो उसे कई तरह के पॉलिश किए गए स्टाइल सिखा सके। बेहतर होगा इसे जल्दी करूं। कोलोसियम की रेत पर प्रकट होकर सनी ने मास्क के पीछे आह भरी और सोल सरपेंट को उस उदास ओडाची का रूप लेने का आदेश दिया। हाँ, ये अजीब है। किसी वजह से आज बहुत ज्यादा लोग उसे चैलेंज करना चाहते थे। 1 मिनट के अंदर अवेकन की एक पूरी भीड़ सनी के चारों तरफ जमा हो गई और उसे परेशान करने वाली तीव्रता के साथ घूरने लगी। साथ ही चैलेंजर्स कुछ ज्यादा ही बातूनी लग रहे थे। इन बेवकूफों को क्या हुआ है? मोंग्रेल, तुम्हारा असली नाम क्या है? सनी ने उसे चैलेंज करने वाली युवती को घूरा और फिर हल्की झुंझलाहट के साथ जवाब दिया। मोंग्रेल। वो जानकारों की तरह मुस्कुराई जैसे उसे कोई रहस्यमय ज्ञान मिल गया हो और फिर पूछा, तुम कौन सा स्टाइल प्रैक्टिस करते हो? मास्क के पीछे सनी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं कोई स्टाइल प्रैक्टिस नहीं करता। लड़की कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, लेकिन उसने आगे बढ़कर और चैलेंज को एक्टिवेट करके उसकी बात काट दी। 2 सेकंड बाद उस लड़की की लाश पहले ही चिंगारियों की बारिश में बदल रही थी। आज ये लोग इतना बकबक क्यों कर रहे हैं? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मुझे अगली बार किसी प्रोफेशनल एरेना में एंटर करना है तो मुझे तेज होना होगा। अवेकन की भीड़ को देखते हुए सनी ने मायूसी से आह भरी और गुर्राया, शब्द बेकार है। मौन ही सोना है। मेरी सांसें बर्बाद मत करो। चैलेंजर्स ने अजीब तरह से ज्ञानी भावों के साथ एक दूसरे को देखा और फिर शांत हो गए। ये बेहतर है। कम से कम ये समझदार लोगों का झुंड है। अब जब लोगों की हर कमबख्त द्वंद से पहले बेकार की बातें करने की इच्छा खत्म हो गई थी तो काम बहुत तेजी से हुआ। सनी का आज इन हुनरमंद शौकिया लोगों के स्टाइल्स की नकल करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो जितना हो सके उतना एफिशिएंट हो सकता था। हालांकि इसके लिए उसे वास्तव में खुद को थकाना पड़ा। वे सब अवेकन थे। आखिर उनमें से हर एक। काले मास्क के पीछे सनी पसीने से तरबतर हो रहा था और चुपचाप गालियां दे रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? उसे बस ये काम खत्म करना था। क्योंकि उसने द्वंद्वों के बीच कोई ब्रेक नहीं लिया, इसलिए एक समय पर उसके शैडो एसेंस के रिजर्व खतरनाक रूप से कम हो गए। एसेंस के जमा होने की रफ्तार बढ़ाने और उसके खर्च को धीमा करने के लिए सनी को सोल सरपेंट को अपने शरीर में वापस लौटने का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह देखकर कि उसने अपनी तलवार हटा दी है, चैलेंजर्स ने मान लिया कि वो अब और नहीं लड़ने वाला है और उन्होंने निराशा के साथ आह भरी। उन पर एक नजर डालते हुए सनी ने अपने दांत भींचे और फुसफुसाया। अगला, वो आज के लिए अपना लक्ष्य पूरा करने से ज्यादा दूर नहीं था और मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड खुद एक हथियार की तरह था, खास तौर पर तब जब वो उसके वजन को इस तरह इस्तेमाल करता कि उसके वार में पहाड़ जैसा वजन आ जाए। रूपक के तौर पर कहें तो उसकी दुखती हुई मांसपेशियों ने विरोध किया, लेकिन उसने उस पीड़ा को सहा और जारी रखा। बस कुछ और। जैसे ही अगला चैलेंजर आगे बढ़ा, सनी उसकी तरफ लपका, एक कांटेदार गदा के तिरछे वार को वैम्ब्रेस से डिफ्लेक्ट किया और अपनी पूरी ताकत के साथ उस नौजवान के चेहरे पर घूंसा मारा। हवा में उड़ते हुए वो काला गोमेद का गॉन्टलेट भयानक रूप से भारी हो गया, मजबूती से टकराया और उस नौजवान की खोपड़ी को धमाके से उड़ा दिया। कमोबेश सनी ने चुपके से हांपा और कोसा, मैं इसे ज्यादा देर तक जारी नहीं रख सकता। खुशकिस्मती से उसे जीतने के लिए बस कुछ और द्वंद्व करने थे। कोलोसियम में एंटर करने के लगभग 1 घंटे बाद सनी ने आखिरकार
एक बेहतर एरेना के लिए क्वालिफाई करने लायक जीत हासिल कर ली। तब तक वो इतना थक चुका था कि उसे लगा जैसे उसे उल्टी हो जाएगी। लानत है, ये बहुत ही ज्यादा कठिन था। खैर, एक दिन के काम में सब चलता है। खामोश अवेकन की भीड़ पर एक आखिरी नजर डालते हुए सनी ने अपना सिर हिलाया। क्या अजीबोगरीब लोगों का झुंड है। इसके साथ ही उसने ड्रीमस्केप को कमान दी और इल्यूजन से बाहर निकल गया, अपनी प्रगति से थका हुआ और संतुष्ट दोनों। कोलोसियम की रेत पर अकेले रह गए चैलेंजर्स कुछ मिनटों तक शांत रहे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने कहा। उसने अपना सिर हिलाया। एक और अवेकन ने भारी आह भरी और फिर एक गंभीर लहजे में कहा, हां, हम लायक नहीं हैं। चैप्टर 408, एक राक्षस का जन्म। सनी सिमुलेशन पॉड से बाहर रेंगकर निकला और थोड़ी देर के लिए ठंडे फर्श पर लेटा रहा, जोर जोर से सांसें लेते हुए। एक इल्यूसरी एरेना इतना थका देने वाला कैसे हो सकता है? ड्रीमस्केप के डिजाइनर्स वाकई बहुत अजीब थे। हालांकि कोलोसियम में अक्सर आने वाले लोग और भी ज्यादा अजीब थे। सनी उनके बर्ताव की सनक को समझना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। सब कल्चर ऐसे ही होते हैं शायद। थोड़ी देर बाद वो खड़ा हुआ और अपने लिए कुछ खाना बनाने और उस गहन और थकाऊ घंटे के दौरान खर्च हुई सारी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए ऊपर चला गया। सनी ने अपने लिए हल्का डिनर बनाया, उसे भेड़िए जैसी भूख के साथ खाया और फिर एक कप स्वादिष्ट चाय पीते हुए कुर्सी पर आराम करने लगा। जब वो आराम कर रहा था, उसका कम्युनिकेटर बज उठा। उसने चाय की एक चुस्की ली, फिर एफी का भेजा हुआ मैसेज खोला। हे डूफस, क्या तुमने ये देखा? मुझे लगता है मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। मैसेज एक आंख मारने वाले इमोट और एक अटैच वीडियो लिंक के साथ खत्म हुआ था। हैरान होकर सनी ने लिंक पर क्लिक किया और अपनी सारी चाय थूक दी। अपनी थोड़ी पहुंचना भूलकर उसने फटी आंखों से अपने सामने होलोग्राफिक स्क्रीन को घूरा। ये क्या बकवास है? वीडियो उसका था। ड्रीमस्केप में उसके द्वंद्व का, सटीक रूप से कहें तो शानदार क्वालिटी में रिकॉर्ड किया गया, नीले कवच वाले नौजवान के खिलाफ उसके छोटे से द्वंद्व की रिकॉर्डिंग एक लूप पर चल रही थी, जिसके बैकग्राउंड में एक खतरनाक और एपिक म्यूजिक सेट किया गया था। कैप्शन में लिखा था, मोंग्रेल की जीत। सनी ने थोड़ी देर तक इसे घूरा, फिर धीरे से अपनी नजरें नीचे की और वीडियो के नीचे व्यू काउंट देखा। 770। क्या वो लियो स्ट्राइकर नाम का आदमी कोई मशहूर हस्ती था? सनी सिर्फ अपने फ्लॉ के दबाव की वजह से होश में आया। अपने दांत पीसते हुए उसने एफी को एक छोटा सा मैसेज भेजा। मैंने ये नहीं देखा है, आखिर हो क्या रहा है? घबराहट महसूस करते हुए वो नेटवर्क पर गया और सर्च बार में मोंग्रेल ड्रीमस्केप टाइप किया। तुरंत हजारों की तादाद में रिजल्ट सामने आए। उन सभी में वीवर के मांस की डरावनी तस्वीर थी। सनी ने घूंट भरा। ओ नहीं। उसने पहला लिंक खोला और लगभग खून थूकने ही वाला था। मोंग्रेल ने लियो स्ट्राइकर, डाउइस सैफर और द फूल को 3 वार में हराया। उसके कई सारे द्वंद्वों का एक छोटा सा मोन्टाज चला। इस वाले के व्यूज तो और भी ज्यादा थे। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या वो दोनों भी मशहूर थे? 3 बार क्या? मैंने दूसरे वाले को 2 बार मारा था। आते हुए सिरदर्द और थोड़ी सी पैनिक महसूस करते हुए सनी फीड को स्क्रॉल करने लगा। हर सेकंड के साथ उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। वहां बेशुमार वीडियो, कैप्शन और चर्चाएं थी। हजारों लोग उसके द्वंद्वों, उसकी पहचान और उसके शब्दों के छिपे हुए अर्थ पर जोश के साथ बहस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी तरह यकीन हो गया था कि वो किसी तरह का गहरा साधु है जो इधर उधर घूमकर ज्ञानी बातें बोलता फिरता है। उसकी शिक्षाओं की व्याख्या करने के लिए पूरे के पूरे डिस्कशन बोर्ड्स बने हुए थे। ओह नहीं, सनी ने अपना सिर पकड़ लिया, ये महसूस करते हुए कि जिस जोकर के बारे में उसने कैफे में चर्चा सुनी थी वो वही था। सोचा जाए तो रेन के कई क्लासमेट्स भी इन चीजों के बारे में बात कर रहे थे। क्या उसने भी ये कचरा देखा था? वो करा उठा। कम से कम ऐसा लग रहा था कि किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मोंग्रेल कौन है। अपनी पहचान छिपाने की उसकी कोशिशें काम कर रही थी और वीवर का मास्क भी। लेकिन सबसे बुरा होना अभी बाकी था। जब सनी अपने फैलाए हुए रायते का अध्ययन कर रहा था, फीड में नई नोटिफिकेशंस दिखाई देने लगी। मोंग्रेल की वापसी। मोंग्रेल ने कोलोसियम को तबाह कर दिया। 60 मिनट में 70 जीत। लॉर्ड मोंग्रेल का चौंकाने वाला कोहराम। मोंग्रेल सेंट रिडैक्टेड का नाजायज बेटा है।
कन्फर्म। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हे भगवान, ये क्या बकवास है? एक रैंडम लिंक खोलते हुए उसने खौफ में पढ़ा। मोंग्रेल नंबर एक सिंपैथाइजर। मैं वहां था दोस्तों। ये अविश्वसनीय था। वो एक कुदरती आपदा जैसा था। बहुत शानदार। रैंडम शू, क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? मोंग्रेल नंबर एक सिंपैथाइजर। शब्द बेकार है, मौन ही सोना है। कितना गहरा है। जिंदगी को लेकर मेरा पूरा नजरिया बदल गया। रैंडम शू, वाओ, मेरे डैड भी मुझसे वही कहते थे जब मैं स्कूल के बाद उनसे बात करने की कोशिश करता था। मोंग्रेल नंबर एक सिंपैथाइजर। रुको, शू, क्या तुम मोंग्रेल के बेटे हो? यूजर रैंडम शू ने अपना नाम बदलकर मोंग्रेल का बेटा कर लिया। मोंग्रेल का बेटा, क्या हम सब मोंग्रेल के बच्चे नहीं हैं? सनी ने लिंक बंद किया और दूसरे पेज पर गया। मौन ही सोना है। तलवार का एक वार 1000 शब्दों से ज्यादा कीमती है। मोंग्रेल की पोस्टनलिस्ट फिलॉसफी का एक गहरा विश्लेषण। पोस्टनियो, क्या? हक्का बक्का होकर उसने एक और लिंक खोला। मोंग्रेल की 70 जीतों पर रिएक्शन। अगर आपने आह भरी तो आप हार गए। और एक और, मोंग्रेल स्टाइल्स में विश्वास नहीं करता। स्टाइल्स सिर्फ इंसानों को बांटते हैं। और एक और, मैंने मोंग्रेल के साथ एक रात बिताई। एक पूर्व आइडल ट्रेनी का बेबाक कबूलनामा। कम्युनिकेटर को डीएक्टिवेट करते हुए वो थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा और फिर दोबारा करहा उठा। ओह नहीं, कोलोसियम में मोंग्रेल की शानदार परफॉर्मेंस की नई रिकॉर्डिंग कुछ ही समय में दुनिया भर में फैल गई। रहस्यमय राक्षसी फाइटर के बारे में नई जानकारी के लिए भूखे लोग अपने कम्युनिकेटर्स की स्क्रीन से चिपके हुए थे। उन्होंने जो देखा उससे वे निराश नहीं हुए। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता था। मोंग्रेल की पहले से ही काफी ज्यादा शोहरत या बदनामी इस पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं, और भी ज्यादा फैल गई। सनी आउटस्कर्ट्स में पलाबधा था, इसलिए वो कभी भी नेटवर्क कल्चर और ड्रीमस्केप के अजीबोगरीब फैनबेस के संपर्क में नहीं आया था। यही वजह थी कि उसने शौकिया एरेना के अपने हालिया दौरे का इन चीजों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों पर पड़ने वाले असर को बहुत कम करके आका था। वो सिर्फ प्रोफेशनल द्वंद्वों तक पहुंचने के लिए जरूरी जीतों की संख्या तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, लेकिन इस बात का ध्यान रखने में नाकाम रहा कि सिर्फ 1 घंटे में 70 विरोधियों को हराने का कारनामा बाहर से देखने में कितना शानदार लगेगा। खास तौर पर इस तथ्य को देखते हुए कि उसने आखिरी आधा दर्जन या उससे ज्यादा को अपने नंगे हाथों से मार डाला था। हथियार इस्तेमाल करने की भी जहमत नहीं उठाई। ये आखिरी कुछ द्वंद्व विशेष रूप से चौंकाने वाले, प्रभावशाली और खौफनाक लग रहे थे। अगर पहले लोग मोंग्रेल को स्वॉर्ड डीमन कहते थे, तो अब वो उनकी नजरों में बस एक डीमन बन गया था। और तो और, भले ही इन जीतों को हासिल करने में सनी की सारी ताकत और बहुत सारी कोशिशें लगी थी, लेकिन इस तथ्य की वजह से कि उसका चेहरा हमेशा उस खौफनाक मास्क के पीछे छिपा रहता था, वो पूरी तरह से शांत और बेपरवाह लग रहा था। जैसे कि इतने सारे लोगों को लगातार हराना उसके लिए कुछ भी नहीं था। पार्क में टहलने जैसा। इस तथ्य को जोड़ने पर कि उसने घंटे के अंत के पास अपनी तलवार हटा दी थी और फिर अपना सिर हिलाकर चला गया था। ऐसा लग रहा था कि मोंग्रेल न सिर्फ एक डीमन था, बल्कि बाकी सभी द्वंद करने वालों को पूरी तरह से हिकारत की नजर से देखता था। मोंग्रेल उनसे निराश था। उस निराशा ने ड्रीमस्केप के कई द्वंद करने वालों के दिलों में एक आग जला दी, उन्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करने, ऊंचा पहुंचने और मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। मोंग्रेल का स्टेटस हमेशा उनके सामने रहता था, इन नौजवानों और युवतियों को याद दिलाते हुए कि वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मोंग्रेल, जीत 100 इंच, हार 0, और निश्चित रूप से उन सभी ने उसकी असली पहचान के बारे में सोचना जारी रखा। बहुत जल्द किसी ने एक तार्किक कड़ी जोड़ी। एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली युवा योद्धा फॉरगॉटन शोर के सब बचे हुए लोगों के असली दुनिया में लौटने के तुरंत बाद ड्रीमस्केप में दिखाई दिया, जिसने वहां के हर अवेकेंड को शर्मिंदा कर दिया। जाहिर है, मोंग्रेल उन 100 नायकों में से एक था, लेकिन कौन सा? लोगों को इस रहस्य को सुलझाने में ज्यादा समय नहीं लगा। नेटवर्क पर एक डिस्कशन बोर्ड पर एक गुमनाम यूजर ने लिखा, दोस्तों, क्या यह जाहिर नहीं है फॉरगॉटन शोर के योद्धाओं के सबसे अच्छे में से भी सबसे अच्छा कौन है, और जिसके पास अपनी पहचान गुप्त रखने की एक बड़ी वजह भी है? दूसरे ने जवाब दिया, रुको रुको, तुम सही कह रहे हो, ये तो पूरे समय हमारी आंखों के सामने था। और फिर चौंकाने वाली खबर जंगल की आग की तरह नेटवर्क पर फैल गई। मोंग्रेल की असली पहचान है नाइटिंगेल का काई। चैप्टर 409, गलतफहमी। नाइट एंड गेल रिप्रेजेंटेटिव एजेंसी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश किया है।
मशहूर आइडल और फैशन आइकन नाइट वो कंट्रोवर्शियल ड्रीमस्केप सेंसेशन नहीं है, और न ही उन्होंने मोंग्रेल एलियास के तहत कभी किसी भी स्कैंडलस एक्टिविटी में हिस्सा लिया है। सनी ने अपने कम्युनिकेटर की स्क्रीन पर न्यूज की लेटेस्ट हेडलाइन पढ़ी और अपना चेहरा एक हाथ से ढक लिया। ओह गॉड्स, बेचारा काई इस मुसीबत में कैसे फंस गया? क्या दुनिया पूरी तरह पागल हो गई है? उसने घबराहट के साथ स्क्रीन के नीचे बने मैसेज आइकन को घुरा। उसे डर था कि कहीं उसके दोस्त का कोई गुस्से भरा मैसेज ना आ जाए, या फिर क्या सनी को पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए। आखिरकार काई ने उसे मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड खरीदते हुए देखा था। भले ही वो ओनिक्स आर्मर रिपेयर होने और पत्थर से उस अजीब पत्थर जैसे मेटल में बदलने के बाद पहले जैसा नहीं दिखता था, लेकिन फिर भी एक संभावना थी कि वो इसे पहचान लेगा। उफ, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? सनी ने गुस्से में अपना सिर हिलाया और छत को घूरा, और फिर रेन का मामला भी था। सनी ने परछाई की आंखों से उसे घर जाते देखा था, और एक बार फिर अनिश्चितता ने उसे घेर लिया था। क्या उसे दखल देने की जरूरत थी? उसकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? क्या उसे उसकी मदद की जरूरत भी थी? इनमें से किसी भी सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। उसने कम्युनिकेटर बंद किया, थोड़ी देर अंधेरे में बैठा रहा, फिर खड़ा हुआ और किचन की तरफ गया। बर्बाद हो चुके फ्रिज से वो सारा सामान निकालकर जो जल्दी खराब हो सकता था। सनी ने अपने लिए एक शानदार डिनर बनाया और आखिरी बचा हुआ सब कुछ खा गया। अब जब उसने घर से दूर एक लंबी यात्रा पर जाने का फैसला कर ही लिया था, तो वैसे भी ये सब खराब होने वाला था। कम से कम मेरे पास खाने के बारे में चिंता करने के लिए काफी बड़ी मेमोरी स्टोरेज है। कोवेंटस चेस्ट की अनंत जगह को तरह तरह की सप्लाई और कोवेस्ट कोइन से भरने के बाद उसने एक भारी बैकपैक भी तैयार किया। सनी को पक्का नहीं पता था कि उसे वापस आने में कितना समय लगेगा, और क्या वो वापस आएगा भी या नहीं। जिस जगह वो जा रहा था वहां से जिंदा लौटना कोई आसान काम नहीं था। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद उसने एक मैप निकाला, जिसे उसने अपनी पिछली यात्राओं के दौरान बड़ी मेहनत से बनाया था, और उसे किचन टेबल पर फैला दिया। कागज की शीट पर अनगिनत आइलैंड्स और उन्हें जोड़ने वाली जंजीरों का एक जटिल जाल बना हुआ था, जिसमें कुछ रास्तों पर निशान लगे हुए थे। सनी की उंगली सैंक्चुअरी से शुरू होकर एक टेढ़मेढ़े रास्ते को ट्रेस करती हुई उस खाली जगह के बीच में बने एक छोटे से आइलैंड पर जाकर रुक गई। शिपरेक आइलैंड। वहां तक जाने के लिए उसे 7 अलग अलग आइलैंड्स को पार करना था, जिनमें से हर एक अपने आप में एक मौत का जाल था। रास्ते में उसे एक ऐसे आइलैंड से गुजरना था जो पूरी तरह से एक विशाल मांस खाने वाले जंगल से ढका था। एक ऐसा आइलैंड जहां गुरुत्वाकर्षण बार बार अपनी दिशा बदलता रहता था, और एक ऐसा आइलैंड जिसे रेकनिंग कहा जाता था, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटा। मजेदार। वैसे सनी को रेकनिंग के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी। उसके पास एक ऐसा हुनर था जो उसे बाकी सभी से अलग बनाता था। वो अंधेरे में देख सकता था, और सिर्फ देख ही नहीं सकता था, बल्कि उसके साथ एक हो सकता था। ज्यादातर नाइटमेयर क्रिएचर्स को या तो उसे ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी, या फिर वो उन्हें पूरी तरह चकमा दे सकता था। भले ही रेकनिंग पर कोई बहुत खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर क्यों न हो, जब तक वो कोई ऐसा क्रिएचर न हो जो परछाइयों को महसूस कर सके या फिर माइंड अटैक्स में माहिर हो, सनी को भरोसा था कि वो सुरक्षित रहेगा। कम से कम वहां तक तो मैं पूरी तरह ठीक रहूंगा, भले ही वो मेरी आंखों के साथ कोई खेल खेले। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे उसे हराना है या उससे लड़ना है। सच में मैं बस चुपके से निकल जाऊंगा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाऊंगा। एक आह भरते हुए उसने मैप को लपेटा और अपने पैक में रख लिया। वहां पहले से ही थोड़ा खाना और एक लंबी यात्रा के लिए कुछ सप्लाई मौजूद थी। सनी अपने साथ बहुत ज्यादा सामान नहीं ले जा सकता था, क्योंकि परछाइयों में चीजों को खींचने की एक सीमा थी।
वो ऐसा सिर्फ बेजान चीजों के साथ ही कर सकता था, कम से कम अभी के लिए। उसे नहीं पता था कि भविष्य में ये बदलने वाला है या नहीं। आखिरकार उसने अपना संदूक खोला और वो दांत निकाला जो उसे आयरन हैंड आइलैंड पर मरे हुए चेन वर्म से मिला था। सनी उस दांत को काफी देर तक घूरता रहा। उसके चेहरे पर एक काला भाव था। कैसी जल्द ही सैंक्चुअरी आ रही थी। इस चीज और उसकी रेवलेशंस की एफिनिटी के साथ सनी अपनी खोज को बहुत सुरक्षित बना सकता था और खजाना खोजने के अपने चांसेस भी बढ़ा सकता था, या फिर वो उससे मदद मांगने से बच सकता था और बहुत ज्यादा जोखिम उठा सकता था जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। थोड़ी देर बाद सनी ने उस दांत को वापस संदूक में फेंक दिया और ढक्कन बंद कर दिया। सच कहूं तो मैं मरना पसंद करूंगा। एक गंभीर मुस्कान के साथ उसने संदूक को लॉक किया, अपना पैक उठाया और बाहर निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ा। जैसे ही सूरज स्काई बिलो की अंधेरी आगोश में समाया और गायब हो गया, उसने सैंक्चुअरी की सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया, आइलैंड के किनारे पर पहुंचा और एक आसमानी जंजीर की तरफ छलांग लगा दी। चैप्टर 410, परछाइयों का भी खून बहता है। सनी नॉर्थवेस्ट की तरफ गया। रात के दौरान जितना हो सके उतनी दूरी तय करने की कोशिश कर रहा था। वो एक तेज परछाई बनकर विशाल जंजीरों पर दौड़ा, आइलैंड के ऊपर चढ़ा, उन्हें पैदल पार किया और दूसरे किनारे पर पहुंचते ही अंधेरे में गोता लगा दिया। वो चेन्ड आइल्स को एक ईर्ष्या करने लायक रफ्तार से पार कर रहा था, लेकिन फिर भी उतना तेज नहीं जितना कोई उड़ने वाला कर सकता था। शैडो स्टेप का इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा शैडो एसेंस खर्च होता था, इसलिए उसे आसमानी जंजीरों की सवारी जारी रखने के लिए बार बार इसे फिर से भरना पड़ता था। हालांकि ये उसे बहुत ज्यादा खतरे में डाल रहा था। आइलैंड्स हर तरह के नाइटमेयर क्रिएचर से भरे हुए थे, साथ ही जानलेवा कुदरती, खैर असल में अप्राकृतिक खतरों से भी सनी को हर समय सावधान रहना पड़ता था। एक परछाई को अपने शरीर के चारों तरफ लपेटे हुए, जबकि दूसरी आगे जाकर टो लेती थी। वो भटकते हुए अबोमिनेशन से लड़ने से बचने के लिए परछाइयों में छिपा रहता था, या अगर कोई और रास्ता न हो तो टेलीपोर्ट करके दूर चला जाता था। हालांकि ये जंप्स उसके एसेंस को और ज्यादा खा जाते थे, जिससे उसे मजबूरन आराम करना पड़ता और सोल सरपेंट की कुंडली के जरिए एसेंस को सर्कुलेट करना पड़ता जब तक कि उसके कोर्स भर न जाएं। ज्यादातर समय उसे नहीं लगता था कि उसकी जान को कोई असली खतरा है। सनी के एट्रीब्यूट्स और एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन उसे शिकार करने के लिए एक बहुत मुश्किल शिकार बनाता था। चाहे किसी भी तरह का हॉरर कोशिश करे, वो हमेशा बच निकलने में कामयाब हो जाता था, कम से कम अभी के लिए, जब तक वो वास्तव में किसी भयानक नाइटमेयर क्रिएचर के इलाके में कदम नहीं रखता, जैसे वो करप्टेड फीन्स जिन्होंने कुछ आइलैंड्स पर कब्जा कर रखा था, या स्काई बिलो की गहराइयों से आने वाले बीस्ट्स। वो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो चेन्ड आइल्स के केंद्र के करीब पहुंचता गया, खतरा बढ़ता गया। तीसरी रात के अंत तक सनी रेकनिंग के किनारे पर खड़ा था। वो आइलैंड जहां से कोई वापस नहीं आता था। ये जगह बाहर से बहुत डरावनी नहीं लग रही थी। असल में ये काफी शांत दिख रही थी। ये घने सदाबहार जंगल से ढका एक मध्यम आकार का आइलैंड था, जिसकी पुरानी शाखाएं हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। वहां कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी और जीवन का कोई संकेत नहीं था, यहां तक कि नाइटमेयर क्रिएचर्स का भी नहीं। अजीब। सनी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक आसमानी जंजीर से नीचे कूदा, रेकनिंग की काई जमी हुई मिट्टी पर उतरा। उसी पल उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद भारी हो गई हो, और परछाइयां गहरी नहीं, वो जिंदा लग रही थी। सनी तुरंत अलर्ट हो गया। उसकी पकड़ में मिडनाइट शार्ड आ गया। उसने अपनी शैडो सेंस को अपनी सीमा तक फैला दिया, किसी भी खतरे को भांपने की कोशिश की।
कुछ नहीं। जंगल खाली था। सन्नाटा इतना गहरा था कि वो अपनी खुद की धड़कन सुन सकता था, लेकिन उसका अंतर्ज्ञान चीख चीख कर उसे भागने के लिए कह रहा था। शांत रहो, बस पार करो और निकलो। उसने खुद को समझाया और पेड़ों की आड़ में आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी शैडो सेंस उसे धोखा दे रही थी। उसे लग रहा था कि पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं। जो रास्ता उसने चुना था वो अचानक बंद हो गया था, और जिस दिशा में वो जा रहा था वो दिशा नहीं लग रही थी। ये क्या मायाजाल है? सनी रुक गया और अपनी आंखों पर भरोसा करने के बजाय अपनी याददाश्त और दिशा की समझ पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। रेकनिंग का जंगल एक भूल भुलैया की तरह था जो हर कदम पर बदल रहा था। और फिर उसे वो एहसास हुआ, कोई उसे देख रहा था। ये कोई साधारण नजर नहीं थी। ये एक ऐसी नजर थी जो उसकी आत्मा को छेद रही थी, ठंडी और भूखी। सनी ने तेजी से चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो कहाँ है? उसने अपनी परछाई को आगे भेजा, लेकिन जैसे ही वो उसके पैरों से अलग हुई, वो गायब हो गई। सनी का खून जम गया। उसकी परछाई गायब नहीं हुई थी, उसे खा लिया गया था। क्या? उसने पीछे हटते हुए अपनी तलवार उठाई। तभी उसे पेड़ों के बीच एक हलचल दिखाई दी। कुछ भी नहीं था, और फिर भी कुछ था। एक परछाई, लेकिन ये किसी पेड़ या चट्टान की परछाई नहीं थी। ये एक परछाई थी जो हवा में तैर रही थी, जिसका कोई शारीरिक रूप नहीं था, और वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। सनी ने तुरंत शैडो स्टेप इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे झटका लगा। छायाओं का दायरा उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, जैसे कि इस आइलैंड की सारी परछाइयां किसी और की गुलाम हो। वो क्रिएचर अब उसके बिल्कुल सामने था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस अंधेरे का एक घूमता हुआ बवंडर। सनी ने मिडनाइट शार्ड से वार किया। तलवार उस परछाई के आर पार निकल गई, जैसे वो धुएं को काट रही हो। लेकिन उस क्रिएचर ने जब जवाबी हमला किया तो वो धुंध जैसा नहीं था। एक काला, नुकीला हाथ सनी के सीने से टकराया। दर्द का एक भयानक धमाका हुआ और सनी पीछे की तरफ उड़ गया, एक पेड़ से जा टकराया। उसने खांसते हुए अपनी छाती को देखा। वहां कोई खून नहीं था, लेकिन उसकी आर्मर, मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड, उस जगह से गायब हो गई थी जहां उस क्रिएचर ने उसे छुआ था। नहीं, गायब नहीं हुई थी, वो परछाई बन गई थी, और उस परछाई को उस क्रिएचर ने सोख लिया था। सनी की आंखों में खौफ तैर गया। ये नाइटमेयर क्रिएचर सिर्फ परछाइयों में नहीं रहता था, ये परछाइयों को खाता था। और सनी, जिसका पूरा अस्तित्व और ताकत परछाइयों से जुड़ी थी, उसके लिए ये सबसे बुरा सपना था। भागो, ये उसका एकमात्र विचार था। लेकिन इससे पहले कि वो उठ पाता, उस क्रिएचर ने दोबारा हमला किया। इस बार उसने सनी के शरीर को निशाना नहीं बनाया, उसने उसकी परछाई को निशाना बनाया। जमीन पर लेटी सनी की परछाई तड़पी, जैसे उसे कोई अदृश्य चाकू भोंका गया हो। और उसी वक्त सनी ने एक ऐसी चीख मारी जो उसके गले को फाड़ती हुई निकली। उसे शारीरिक रूप से नहीं छुआ गया था, लेकिन उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा काट दिया गया हो। दर्द असहनीय था, किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा। परछाइयों को भी दर्द महसूस हो सकता है। ये एहसास उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा जब अंधेरा उसे निगलने के लिए आगे बढ़ा। चैप्टर 411, परछाई। सनी ने अपनी शैडो फॉर्म में कभी लड़ाई नहीं की थी, और सच तो यह है कि उसे पता भी नहीं था कि ये कैसे करते हैं। उसके पास बस उसकी सहज बुद्धि थी, लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं था। असल में अपनी सहज बुद्धि पर बहुत ज्यादा भरोसा करना खुद को मरवाने का एक पक्का तरीका था।
बुद्धिमानी एक इंसान के हथियारों के जखीरे में सबसे खतरनाक हथियार होती है, और वो सनी का दिमाग ही था जिसने अंत में उसकी जान बचाई। उसने ये एहसास कर लिया था कि उसका दुश्मन अदृश्य नहीं है, बल्कि उसी की तरह एक परछाई है। ठीक उस पल से बस एक पल पहले, जब वो क्रिएचर उस पर टूट पड़ा था, उस एक सेकंड के हिस्से में सनी मौत से बचने का एक ही तरीका सोच पाया। जैसे ही एक तेज दर्द ने उसके पूरे वजूद को चीर दिया, वो आगे की तरफ लपका और परछाइयों से बाहर निकलकर घास पर लुढ़क गया। अपने पैरों पर खड़ा होते हुए सनी लड़खड़ाया और अपनी पसलियों को पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। आह! उस अनजान अबोमिनेशन की परछाई उसका पीछा करते हुए लपकी और उसके शरीर पर बेकार में वार किया, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार वो बस एक परछाई थी। पपेटियर श्राउड में हुए पतले से छेद और उसके नीचे गहरे घाव पर एक नजर डालते हुए सनी ने एक कदम पीछे लिया। साथ ही उसने अपनी परछाइयों को अपने आर्मर के नीचे छिपने और अपने शरीर को ऑगमेंट करने का आदेश दिया। शारीरिक हमले परछाइयों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन परछाइयों के पास भी जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। यही वो ख्याल था जिसने उसे बचाया था। अगर वो समय रहते इंसान का रूप नहीं लेता, तो वो अब तक मर चुका होता। शायद क्योंकि उसने ऐसा कर लिया था, इसलिए अब वो और वो शैडो क्रिएचर एक गतिरोध पर थे। रेकनिंग आइलैंड का मालिक उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम था। बेशक सनी भी उसे वापस मार नहीं सकता था। लानत है, वो परछाई एक पल के लिए रुकी और फिर जमीन पर सरकते हुए उसके करीब आने लगी। हालांकि सनी जानता था कि उसके पास डरने की कोई वजह नहीं है, फिर भी वो एक सिहरन को दबा नहीं पाया। एक जिद्दी, द्वेषपूर्ण परछाई द्वारा पीछा किए जाने के बारे में कुछ तो बहुत ही डरावना था। सोचो, वो एक ऐसी चीज से कैसे लड़ सकता था जिसका कोई शरीर ही न हो? जवाब आसान था, वो नहीं लड़ सकता था, लेकिन कोई और लड़ सकता था। सनी ने अपनी उंगलियां हिलाई और तुरंत ही एक छायादार पोर्टल हवा में खुल गया, जिससे एक सुंदर पत्थर का हाथ बाहर निकला और एक रूबी जड़े हुए लांबड़ के हत्थे को पकड़ लिया। सेंट एक शांत तूफान की तरह बाहर निकली और सनी और उसके दुश्मन के बीच खड़ी हो गई। उसका स्टील का आर्मर उसे किसी भी खतरे से बचाने के लिए एक अभेद्य दीवार जैसा लग रहा था। उसे मार डालो। जैसे ही सनी ने आदेश दिया, वो परछाई एक पल के लिए रुकी, जैसे वो इस नए खतरे का आकलन कर रही हो। सेंट ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। एक ही झटके में उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी। उसका काला ब्लेड उस जगह को चीरता हुआ निकला जहां वो परछाई मंडरा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि ब्लेड जमीन से नहीं टकराया। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे वो किसी ठोस चीज से टकराया हो, और हवा में धातु के टकराने की तेज आवाज गूंज उठी। परछाई पीछे हट गई और एक चिंगारी हवा में उड़ गई। तो इसे मारा जा सकता है। सनी ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि शायद सेंट के हमले भी उस पर असर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लगता था कि शैडो क्रिएचर्स एक दूसरे को छू सकते थे। आखिरकार सेंट एक आम इको नहीं थी, वो खुद भी एक परछाई थी, एक तरह से। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जीत का जश्न मना पाता, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जैसे ही वो परछाई पीछे हटी, उसने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। वो अब एक बेजान धब्बा नहीं थी, बल्कि उसने एक इंसान का आकार ले लिया था। और वो इंसान कोई और नहीं, बल्कि खुद सनी था। उसकी आंखों के सामने अंधेरे से बना उसका अपना ही एक रूप खड़ा था। वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था, सिवाय इसके कि उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर एक क्रूर, खौफनाक मुस्कान थी। उस बुरे सनी ने अपने हाथ में एक काली तलवार बना ली, जो मिडनाइट शार्ड की हूबहू नकल थी, और सेंट की तरफ लपका। धातु के टकराने की आवाजें जंगल में गूंज उठीं
जब दोनों एक भयंकर द्वंद्व में उलझ गए। सनी, जो कुछ दूरी पर खड़ा था, अपना मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या मजाक है? उसका अपना ही कॉपी, और वो सिर्फ दिखने में ही उसकी तरह नहीं था, बल्कि वो उसी की तरह लड़ भी रहा था। वही चालें, वही चालाकी, वही गंदा तरीका। सेंट, जो अपने ही मास्टर के साथ लड़ने के आदी नहीं थी, कम से कम अभी तक नहीं, थोड़ी मुश्किल में लग रही थी। वो शैडो सनी बहुत तेज था और उसके हमले सटीक और जानलेवा थे। ये तो चीटिंग है। सनी ने महसूस किया कि उसे मदद करनी चाहिए। हालांकि वो सीधे तौर पर उस परछाई से नहीं लड़ सकता था, लेकिन वो उसे विचलित तो कर ही सकता था। तुम नकली! उसने चिल्लाते हुए एक पत्थर उठाया और उस परछाई की तरफ फेंका। पत्थर उसके शरीर के आर पार निकल गया, लेकिन इसने उसका ध्यान खींच लिया। वो परछाई सनी की तरफ मुड़ी और उसे एक ठंडी नजर से देखा। सनी ने उसे घूरा। क्या देख रहे हो? कभी किसी हैंडसम आदमी को नहीं देखा क्या? परछाई ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और सनी को लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। तभी सेंट ने मौका देखा और अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया। परछाई को आखिरी पल में हटना पड़ा, लेकिन ब्लेड ने उसके कंधे को छू लिया, जिससे काला धुआं निकलने लगा। वो शैडो सनी पीछे हटा और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने सनी को पूरी तरह हैरान कर दिया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और उसके हाथ में एक धनुष प्रकट हो गया। क्या? ये उसका धनुष नहीं था। सनी के पास कोई धनुष नहीं था। ये सेंट का धनुष था। इससे पहले कि सनी कुछ समझ पाता, परछाई ने एक काला तीर छोड़ा। सेंट ने अपनी ढाल उठाई, लेकिन तीर उसमें घुस गया और विस्फोट हो गया, जिससे वो लड़खड़ा गई। ये कैसे मुमकिन है? सनी को समझ नहीं आ रहा था। क्या वो क्रिएचर न सिर्फ उसकी, बल्कि उसकी इको की भी नकल कर सकता था? अगर ऐसा था, तो वे बहुत बड़ी मुसीबत में थे। परछाई ने अपना रूप फिर से बदला। उसका शरीर लंबा हो गया, उसका आर्मर भारी हो गया और उसके चेहरे की जगह एक ठंडा पत्थर का नकाब आ गया। अब वहां सनी नहीं खड़ा था, वहां एक और सेंट खड़ी थी। ओह क्रैप! सनी का दिल बैठ गया। एक सेंट से निपटना ही मुश्किल था, अब उसे दो का सामना करना था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वो नई सेंट, जो असल में वो शैडो क्रिएचर था, अब सनी की तरफ मुड़ रही थी। उसकी लाल आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने अपना धनुष उठाया और निशाना सीधे सनी के दिल पर लगा दिया। सनी ने निगल लिया। सुनो, क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? जवाब में एक काला तीर हवा को चीरता हुआ उसकी तरफ आया। चैप्टर 412 आईना। खैर, कम से कम एक रहस्य तो सुलझ गया। सनी को दर्दनाक तरीके से यह एहसास हो गया कि रेकनिंग का वो शैतान इतने सारे अवेकन को मारने में कैसे कामयाब रहा था, और क्यों कोई भी नाइटमेयर क्रिएचर उसके आइलैंड पर जिंदा नहीं बच सकता था। अगर वो कमीना किसी भी दुश्मन की नकल कर सकता था और साथ ही एक फॉलन डेविल जितना ताकतवर बना रह सकता था, तो बहुत कम ही चीजें थी जो उससे जिंदा बच निकलने की उम्मीद कर सकती थी। और वो अवेकंड जो सब कुछ के बावजूद बच निकले थे, वे गलतफहमी में ये मानते रहे कि उनके साथ ही किसी ऐसे क्रिएचर का शिकार बने जो लोगों की नजरों के साथ खेल सकता था। आखिर किसी इंसान को उसकी बिल्कुल सटीक नकल दिखने वाली चीज के हाथों मरते हुए देखने के बाद वे और क्या सोचते? खैर, किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि वो एक असली नकल थी और आंखों का धोखा नहीं। लानत है, अगर कोई एक चीज थी जिसकी वजह से सनी इस भयानक स्थिति में फंसा था, तो वो ये थी कि सैंक्चुअरी के लोगों में कल्पना की बहुत कमी थी। ये सारे ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गए जब उसने शैडो स्टेप का इस्तेमाल करके गायब होने और उस शैतान के पीछे 1 दर्जन मीटर दूर जमीन पर अजीब तरह से गिरने का फैसला किया, उड़ते हुए तीर के रास्ते से पूरी तरह बाहर। बढ़िया, लेकिन अब क्या? बस कुछ ही पल पहले सनी लड़ाई छोड़कर भाग जाने के बारे में सोच रहा था।
अतीत में मिले कुछ इंसानों के उलट वो घमंड या दिखावे जैसी बेकार चीजों के बोझ तले नहीं दबा था। अगर हालात का तकाजा कायरतापूर्ण तरीके से भागना हो तो वो ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार और राजी था। लेकिन अब जब वो कमीना सेंट में बदल गया था और एक धनुष पकड़े हुए था, तो भागने की कोशिश करने का विचार बहुत लुभावना नहीं था। वो आखिरी चीज जो सनी चाहता था वो ये थी कि उसकी पीठ में एक ऐसा तीर लगे जो चट्टानों को भी तोड़ सकता था। शायद सेंट उसे संभाल सकती है। सनी ने अपनी इको की तरफ देखा, जो पहले से ही अपनी नकल की तरफ दौड़ रही थी। उसकी तलवार एक घातक वार करने के लिए ऊपर उठी हुई थी। जवाब में वो डेविल पीछे हटा और अपने धनुष से एक और तीर छोड़ा, जिसे सेंट ने अपनी ढाल से डिफ्लेक्ट कर दिया। दोनों पत्थर के शूरवीर एक दूसरे से टकराए, जिससे धातु की एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट पैदा हुई। समस्या ये थी कि जबकि सेंट एक मॉन्स्टर थी, वो डेविल एक, खैर डेविल था। रैंक के मामले में वे बराबर थे, दोनों फॉलन थे, लेकिन क्लास के मामले में वो क्रिएचर एक पूरा टियर ऊपर था। सेंट एक मॉन्स्टर थी, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक डेविल था। इसका मतलब था कि वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा तेज और ज्यादा सख्त था, और उसके पास ज्यादा शैडो एसेंस भी था। अकेले सेंट के जीतने का कोई चांस नहीं था। मुझे उसकी मदद करनी होगी। सनी ने अपने दांत भींचे और लड़ाई में कूद पड़ा। मिडनाइट शार्ड को बुलाते हुए वो उस डेविल की तरफ लपका जब वो सेंट के साथ उलझा हुआ था। मरो, तुम पत्थर के नकली चेहरे वाले। उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से उस क्रिएचर की पीठ में घूम दी। ब्लेड उस काले आर्मर से टकराया और एक तेज झंझाहट के साथ रुक गया। इसने धातु को काटा जरूर, लेकिन बहुत गहरा नहीं। वो डेविल घुमा और अपनी ढाल से सनी को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वो पीछे उड़ गया। उफ! सनी जमीन पर गिरा। उसकी सांसें उखड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी पहाड़ ने उसे टक्कर मार दी हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। तुरंत खड़ा होकर उसने फिर से हमला किया। लड़ाई क्रूर और तेज थी। सनी और सेंट ने मिलकर उस डेविल को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। वो न सिर्फ उनकी हर चाल की नकल कर रहा था, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से अंजाम भी दे रहा था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वो सिर्फ उनके हथियारों और लड़ने के तरीके की नकल नहीं कर रहा था। जब सनी ने उस पर अपनी शैडो एबिलिटीज का इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उसने पाया कि वो डेविल भी वही कर रहा था। परछाइयां उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन साथ ही वे उस डेविल की मदद भी कर रही थी। ये ऐसा था जैसे सनी आईने में अपने ही अक्स से लड़ रहा हो, लेकिन वो अक्स उससे ज्यादा ताकतवर था। धीरे धीरे सनी को एहसास हुआ कि वे हार रहे हैं। सेंट का आर्मर कई जगहों से टूट चुका था और सनी खुद खून से लथपथ था। उसे उस भयानक वार से बचने का कोई मौका नहीं मिला होता, लेकिन उसका एसेंस पहले ही खत्म हो रहा था और उसका दुश्मन अब और भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। जैसे कि जितना ज्यादा सनी का खून बह रहा था, वो पीला नौजवान उतना ही शक्तिशाली होता जा रहा था। वो डेविल उन मेमोरीज को भी मिरर करने में सक्षम था जिनका इस्तेमाल उसका दुश्मन कर रहा था। पहले सनी ने ब्रोकन ओथ की नकल के सोल अटैक का अनुभव किया था, और अब उस क्रिएचर को जाहिर तौर पर ब्लड ब्लॉसम द्वारा कच्ची ताकत दी जा रही थी। उसने खुद को सोचने के लिए कुछ पल देने के लिए मिडनाइट शार्ड से हमला किया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उस नकल पर ब्रोकन ओथ का कोई असर नहीं हुआ था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सेंट का रूप ले लिया था, जो सोल अटैक्स के लिए इम्यून थी? क्या इसका मतलब यह था कि वो डेविल न केवल शक्तियों और मेमोरीज की नकल करने में सक्षम था, बल्कि एट्रीब्यूट्स की भी? उस क्रिएचर ने आसानी से सनी के हमले को डिफ्लेक्ट किया और आखिरी वार करने के लिए आगे झुका। उससे बचने की सनी की एकमात्र उम्मीद पीछे कूदना थी। लेकिन उस क्रिएचर ने और क्या नकल किया था?
क्या वो सच में एक बिल्कुल सटीक परछाई थी? ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था। पीछे कूदने के बजाय सनी आगे बढ़ा और उस नकल से टकरा गया, पूरी तरह से खुला हुआ, दुश्मन के ब्लेड से मारे जाने से बचने में असमर्थ। हालांकि इससे पहले कि वो जानलेवा वार होता, वो उस डेविल के कान के करीब झुका और फुसफुसाया, इतना धीरे कि उन दोनों के अलावा कोई भी कभी नहीं सुन पाता कि उसने क्या कहा था। रुको, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। और फिर वो डेविल जम गया, जैसे अचानक पत्थर में बदल गया हो। सनी मुस्कुराया। वो वाकई एक सटीक परछाई थी। चैप्टर 413, कांच का महल। वो नकल बिना हिले डुले खड़ी थी, सनी के शांत आदेश से अपनी जगह पर जमी हुई। सनी अपनी परछाई को उसकी काली आंखों में देख सकता था, जो हमेशा की तरह पीली थी, और पसीने की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वो क्रिएचर पूरी तरह से स्थिर था। उसकी सारी भयानक ताकत उन 4 आसान शब्दों से जकड़ दी गई थी जो सनी ने उसे फुसफुसाए थे। वो गुलाम बन गया था, चाहे वो अजीब अबोमिनेशन कितना भी ताकतवर क्यों न हो। कोई भी ताकत उसे अपने नए मास्टर के आदेश की अवहेलना करने की इजाजत नहीं दे सकती थी। सनी, उसका चेहरा और उसकी शक्तियां चुराकर, उस क्रिएचर ने उसकी इन्नेट एबिलिटी शैडो बॉन्ड को भी विरासत में ले लिया था। सनी ने उस बॉन्ड का इस्तेमाल उस डेविल को वश में करने के लिए किया था, और अब वो उसकी दया पर था, कम से कम अभी के लिए। दर्द भरी एक शिकन के साथ सनी जमीन पर गिर गया और एक भारी सांस ली। वो बहुत करीबी मामला था। उसकी जांघ पर लगा घाव बहुत गंभीर नहीं था, लेकिन एक परछाई के रूप में उसे जो कट लगा था, वो लंबा और गहरा था। ब्लड वीव ने उसे बहुत ज्यादा खून खोने से रोक दिया था और एक तेज रिकवरी सुनिश्चित करने वाला था, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं थी। घावों की देखभाल करने की जरूरत थी। हालांकि वे इंतजार कर सकते थे। अभी सनी को यह तय करना था कि रेकनिंग के पूर्व शासक के साथ क्या किया जाए। वो खौफनाक क्रिएचर जिसने बहुत सारे इंसानों को मार डाला था, और सिर्फ भगवान जानते थे कि कितने नाइटमेयर क्रिएचर्स को, जो अब उसके पूर्ण नियंत्रण में था। इतना शक्तिशाली अबोमिनेशन, कुछ इतना डरावना होना जो उसकी सेवा कर रहा हो, किसी भी आदेश की अवहेलना करने में असमर्थ, निश्चित रूप से बहुत मददगार होगा। उसने उस जमे हुए क्रिएचर को देखा और सिहर गया। उसे देखना बहुत अजीब था। वो अब भी सेंट का रूप धारण किए हुए था, लेकिन उसका चेहरा सनी का था, या फिर वो सनी का चेहरा था जिसे सेंट के शरीर पर चिपका दिया गया था। ये बताना मुश्किल था। क्या मुझे इसे अपने साथ रखना चाहिए? एक फॉलन डेविल, एक ऐसा क्रिएचर जो किसी भी चीज और किसी भी इंसान की नकल कर सकता है। उसकी उपयोगिता असीमित थी। लेकिन फिर सनी की नजर उस क्रिएचर की छाती पर पड़ी। वहां काले आर्मर में एक गहरा घाव था जहां सनी ने अपनी तलवार घूंपी थी, और उससे खून बह रहा था। लेकिन वो खून लाल नहीं था, वो चांदी जैसा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस क्रिएचर का पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे वो अपने वजूद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा हो। सनी को एहसास हुआ कि उसने उस लड़ाई के दौरान उसे जो नुकसान पहुंचाया था, वो उससे कहीं ज्यादा गंभीर था जितना उसने सोचा था। या शायद इतनी देर तक नकल बनाए रखने की कीमत बहुत ज्यादा थी। वो नौजवान हिला नहीं, लेकिन उसकी पुतलियां चौड़ी हो गई। कुछ पलों बाद उसके होठों के बीच से खून बहने लगा, जो उसकी पीली त्वचा को लाल रंग में रंग रहा था। सनी उस मरती हुई नकल को देख रहा था, अपने सामने उस दृश्य से गहराई से परेशान होकर। ये रोज नहीं होता कि कोई खुद को मरते हुए देखे। वो थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाई। उसके सामने एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था, धीरे धीरे खून में डूब रहा था। एक लाल धारा उसके कटे हुए गले से बह रही थी।
कुछ पलों बाद जब वो क्रिएचर मौत की दहलीज पर था, उसका शरीर अचानक कांप उठा और फिर थोड़ा सा बदल गया। उसके चेहरे पर एक तड़पती हुई मुस्कान आ गई। उस नकल के होंठ हिले, लेकिन पहले की तरह उनसे कोई आवाज नहीं निकली। हालांकि सनी को लगा कि वो कुछ शब्द पढ़ने में कामयाब रहा है। कभी नहीं, खोज रहे, यही वो था जो उस नकल ने कहने की कोशिश की थी। फिर उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। उस नौजवान के शरीर पर एक अजीब सी लहर फैल गई और एक पल बाद उसकी त्वचा पर पतली दरारें दिखाई देने लगी। 1 या 2 सेकंड के बाद वो क्रिएचर चांदी के कांच की बारिश में बिखर गया, जो फिर प्रकाश की एक धारा में बदल गया और गायब हो गया। सिर्फ एक नुकीला आईने का टुकड़ा घास में पड़ा रह गया, जो ठंडे अंधेरे के अलावा और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। जब सनी हैरानी में इस सब को घूर रहा था, स्पेल ने कानाफूसी की। आपने एक एसेंडेड रिफ्लेक्शन मिरर बीस्ट को मार दिया है। सनी ने पलकें झपकाई। रुको, उसने अभी क्या कहा? स्पेल, हालांकि अभी बोलना बंद नहीं हुआ था। आपको एक मेमोरी प्राप्त हुई है। चैप्टर 414, शांति की कीमत। सनी जमीन को घूर रहा था, पूरी तरह से उलझन में। अभी हुआ क्या? स्पेल ने उस चीज को एसेंडेड रिफ्लेक्शन क्यों कहा? यह रिफ्लेक्शन क्या बला थी? और यह फॉलन के बजाय एसेंडेड क्यों था? एक नाइटमेयर क्रिएचर एसेंडेड कैसे हो सकता है? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या वो एक नाइटमेयर क्रिएचर नहीं था? यह कैसे मुमकिन है? वो परछाई निश्चित रूप से कोई इंसान नहीं थी। तो अगर वो ड्रीम रल्म के अबोमिनेशंस में से एक नहीं थी, तो और क्या हो सकती थी? और एक बात, स्पेल ने यह नहीं कहा कि उसकी शैडो और स्ट्रांग हो गई है ना? पक्का करने के लिए सनी ने अपने शैडो फ्रैगमेंट्स की संख्या चेक की। जैसा कि उसे शक था, वो नहीं बदला था। उसने अपने सोल सी में गोता लगाया और देखा कि उसने जिन क्रिएचर्स को मारा था, उनकी कतारों में कोई नई परछाई नहीं जुड़ी थी। ये बहुत बहुत अजीब है। उसने आखिर किस जहन्नुम को मारा था? चेहरे पर गहरी सोच लिए सनी नीचे झुका और सावधानी से उस नुकीले आईने के टुकड़े को उठाया जो वो परछाई पीछे छोड़ गई थी। चाहे वो इसे किसी भी तरह से देखे, वो टुकड़ा एक बिल्कुल साधारण कांच के टुकड़े जैसा लग रहा था, जिसके पीछे चांदी की एक पतली परत पुती हुई थी। इसके बारे में एकमात्र अजीब बात यह थी कि सनी इसे चाहे कैसे भी घुमाए, ये गहरे अंधेरे के सिवाय कुछ भी रिफ्लेक्ट करने से इनकार कर रहा था। इसके पीछे एक इंस्क्रिप्शन भी था। सनी की थ्योरी और गहरी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वो इंस्क्रिप्शन रून्स में नहीं लिखा था। इसके बजाय उसने जो देखा वो इंसानी वर्णमाला के जाने पहचाने अक्षर थे। वे बेढंगे और टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी बच्चे के हाथ से लिखे गए हों, या शायद किसी ऐसे इंसान के हाथ से जो लिखना लगभग भूल चुका था, या जिसने अभी अभी सीखा था। कांच के उस छोटे से टुकड़े पर बस एक ही शब्द लिखा था, प्रिंस। सनी ने उस शब्द को कुछ पलों तक घूरा और फिर एक कांपती हुई सांस छोड़ी। नरक का प्रिंस, शायद। उसने उस अजीब से शार्ड को अपने पैक में डाल लिया। हो सकता है कि ये किसी काम आए, या शायद ये सिर्फ बेकार कचरा था। किसी भी तरह से सनी इसे वही छोड़कर जाने वाला नहीं था। रेकनिंग का जंगल फिर से शांत हो गया था, लेकिन हवा में अभी भी तनाव था। सनी ने जल्दी से अपने घावों की जांच की। खुशकिस्मती से ब्लड वीव ने अपना काम कर दिया था। खून बहना बंद हो चुका था और दर्द अब एक सुस्त कसक में बदल गया था। वो बच जाएगा, मुझे यहां से निकलना होगा। हालांकि उसने उस आइलैंड के मालिक को मार दिया था, लेकिन सनी को अभी भी यहां सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। कौन जानता है कि इस शापित जगह पर और क्या छिपा हो सकता है। तेजी से चलते हुए वो आइलैंड के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ा। कुछ घंटों बाद सनी को एक छोटी सी गुफा मिली जो एक चट्टान के आधार में छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था
कि किसी ने इसे बहुत पहले एक अस्थायी पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल किया था। वहां एक पुराने अलाव के अवशेष थे और सड़े हुए चमड़े के कुछ टुकड़े बिखरे पड़े थे। सनी ने सावधानी से अंदर कदम रखा। लगता है कोई यहां रहा है। उसने चारों तरफ देखा। गुफा सूखी और सुरक्षित लग रही थी, कम से कम बाहर के जंगल से बेहतर। कोने में उसे एक पुराना सड़ा हुआ बैकपैक मिला। उत्सुकता से सनी ने उसे खोला। अंदर उसे एक ट्रैवलिंग अवेकन के सामान्य सप्लाई मिले, जिनमें से ज्यादातर गुफा की नमी और समय बीतने की वजह से बर्बाद हो चुके थे। हालांकि उसने एक लिपटा हुआ नक्शा निकाला और कुछ देर तक उसका अध्ययन किया। नक्शा एक मॉन्स्टर की खाल पर बनाया गया था, इसलिए नम हवा ने उस पर कोई रहम नहीं किया था। इसका ज्यादातर हिस्सा पढ़ने लायक नहीं था। सिर्फ कुछ छोटे टुकड़े ही सही सलामत बचे थे। सनी ने अंदाजा लगाया कि जिस इंसान ने इसे पीछे छोड़ा था, उसे चैंड आइल्स के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानकारी थी। दुख की बात है कि वो ज्ञान अब मिट चुका था। एकमात्र पढ़ने लायक शब्द जो वो आसानी से पढ़ सकता था, वो टियर के किनारे के पास लिखा था। वहां लिखा था, होप। सनी ने आह भरी। जिस अजनबी का नक्शा वो पढ़ रहा था, उसे शायद उसी मिरर बीस्ट ने मारा होगा। एक पल के लिए उसने इस विचार पर गौर किया कि शायद ये नक्शा असल में उस अजीब रिफ्लेक्शन के निर्माता ने ही छोड़ा था, लेकिन उस थ्योरी का कोई खास मतलब नहीं बनता था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति न केवल अपना सामान बल्कि अपनी रचना को भी पीछे क्यों छोड़ेगा? नक्शे को वापस सड़े हुए पैक में रखते हुए सनी ने अलाव के गड्ढे की तरफ देखा और एक लंबे सन्नाटे के बाद कहा, मुझे खेद है कि तुम्हारी उम्मीदें बेकार गई। तुम जो भी थे, अब तुम्हारा दुस्वप्न खत्म हो गया है। इसके साथ ही वो कुछ पलों के लिए हिचकिचाया और फिर आखिरकार रून्स को समन किया। अब उस मेमोरी पर एक नजर डालने का समय आ गया था, जो उसे उस भयानक क्रिएचर को मारने के लिए मिली थी, जिसे स्पेल ने मिरर बीस्ट कहा था। कुछ सेकंड बाद सनी की आंखें चौड़ी हो गई। हथियार, ये एक हथियार है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एक नए हथियार की सख्त जरूरत थी। मिडनाइट शार्ड ने उसकी अच्छी सेवा की थी, लेकिन जैसे जैसे वो मजबूत दुश्मनों का सामना कर रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसे कुछ और भी चाहिए। रून्स हवा में झिलमिलाए, उस नई मेमोरी का विवरण दिखाते हुए। मेमोरी, क्रूल साइट। मेमोरी रैंक, एसेंडेड। मेमोरी टियर, 4। मेमोरी टाइप, वेपन। मेमोरी डिस्क्रिप्शन, एक दुखद अंत का दुखद अवशेष। जब सब कुछ खो गया था, सिल्वर शार्ड ने एक कांच का महल बनाया और खुद को उसमें कैद कर लिया। उसने अपने लिए एक खूबसूरत साथी, वफादार शूरवीर और भयानक ड्रैगन बनाए, लेकिन वे सभी सिर्फ खाली परछाइयां थी। अकेलेपन में पागल होकर उसने एक दिन आईना तोड़ दिया और अपनी कलाई काट ली। ये चांदी का भाला उसके मरने के बाद बचा हुआ आखिरी टुकड़ा है। सनी ने डिस्क्रिप्शन पढ़ा और एक सिहरन महसूस की। क्या मनहूस कहानी है। लेकिन जब उसने उस हथियार के एट्रीब्यूट्स देखे, तो उसकी सारी उदासी गायब हो गई। लाइट ईटर, घोस्ट ब्लेड, डार्क मिरर। ये तो कमाल है। चैप्टर 415, क्रूर दृष्टि। सनी झिलमिलाते रून्स को घूर रहा था। उसके दिल में उत्तेजना बध रही थी। यही वो चीज थी जिसका वो इंतजार कर रहा था। मेमोरी, क्रूल साइट। मेमोरी रैंक, एसेंडेड। मेमोरी टियर, 4। मेमोरी टाइप, वेपन, एक हथियार। सनी लंबे समय से एक नए हथियार की तलाश में था। उसे मिडनाइट शार्ड बहुत पसंद थी, क्योंकि वही वो तलवार थी जिसे वो अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर में अपने साथ लेकर चला था, और जिसके साथ लड़कर वो फॉरगॉटन शोर के नर्क से बाहर निकला था। वो एक बहुत ही शक्तिशाली मेमोरी भी थी, जिसके एन्चेंटमेंट ने कई मौकों पर उसकी जान बचाई थी। हालांकि सनी को महसूस हो रहा था कि वो उस साधारण ताची से आगे बढ़ चुका है, या यूं कहें कि
आजकल वो जिन बाधाओं का सामना कर रहा था वे उससे आगे बढ़ चुकी थी। चेन्ड आइल्स पर कई नाइटमेयर क्रिएचर्स फॉलन रैंक के थे और उनकी सख्त खाल अवेकन तलवार की तेज धार के लिए बहुत प्रतिरोध पैदा करती थी। उन करप्टेड हॉरर्स की तो बात ही छोड़िए, जिनसे सनी अभी के लिए अपनी पूरी क्षमता से बच रहा था, लेकिन एक न एक दिन उनसे टकराना तय था। दूसरा कारण जिसकी वजह से वो एक नया हथियार हासिल करना चाहता था वो ये तथ्य था कि अनब्रोकन एन्चेंटमेंट भले ही बेहद शक्तिशाली और उपयोगी था, लेकिन केवल बहुत दुर्लभ परिस्थितियों में ही एक्सेस किया जा सकता था, यानी जब सनी मौत के करीब हो। इसका मतलब था कि मिडनाइट शार्ड की सबसे शक्तिशाली खूबी केवल तभी सनी की मदद कर सकती थी जब वो कोई भयानक गलती करे। लेकिन अगर सनी कौशल और दूरदर्शिता के साथ लड़ता और इस तरह खुद को जानलेवा रूप से घायल होने से बचाता, तो वो शक्तिशाली एन्चेंटमेंट निष्क्रिय रहता, जैसा कि पिछले कई महीनों से था। मूल रूप से मिडनाइट शार्ड एक ऐसी तलवार थी जो आपको तब बचाती थी जब आप पेंच फंसा देते थे, लेकिन सनी अब और पेंच नहीं फंसाना चाहता था, वो हावी होना चाहता था। और क्रूल साइड बिल्कुल उसी तरह का हथियार लग रहा था जो उसे ऐसा करने में मदद करेगा। सबसे पहले ये एक एसेंडेड मेमोरी थी और कोई मामूली मेमोरी नहीं, ये टियर 4 की थी। इतने ऊंचे टियर का मतलब था कि मेमोरी में न केवल ज्यादा कच्ची ताकत और स्थायित्व था, बल्कि ये ज्यादा जटिल एन्चेंटमेंट्स को भी संभाल सकती थी। सनी ने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में चांदी की एक फ्लैश के साथ एक लंबा सुंदर भाला प्रकट हो गया। इसका शाफ्ट किसी ठंडी पीली धातु से बना था जो छूने में रेशम जैसा लगता था। ब्लेड लंबा और संकरा था जो पॉलिश किए हुए चांदी के आईने जैसा चमक रहा था। पूरा हथियार एक उदास खतरनाक आभा छोड़ रहा था। सनी ने उसे हवा में घुमाया, उसकी संतुलन और वजन की तारीफ करते हुए। बढ़िया, लेकिन असली जादू तब हुआ जब उसने इसके पहले एन्चेंटमेंट को सक्रिय किया। सोमर लीजन एन्चेंटमेंट डिस्क्रिप्शन। ये मेमोरी अपने मास्टर की इच्छा के अनुसार रूप बदल सकती है। इसके रूप है भाला, तलवार। सनी की इच्छा के साथ उसके हाथ में मौजूद लंबा भाला पिघलकर छोटा हो गया और एक पल में वो एक लंबी सीधी तलवार में बदल गया। ये मिडनाइट शार्ड की तरह घुमावदार नहीं थी, बल्कि एक डबल एज ब्लेड थी जो वार करने और काटने दोनों के लिए उपयुक्त थी। उसने उस उदास सुंदर भाले को थोड़ी देर तक घूरा और फिर उसे वापस तलवार में बदलने का आदेश दिया। ये एक चुनौती होने वाली थी। सनी पोलाम्स लंबे हथियारों में वास्तव में माहिर नहीं था, लेकिन उसने देखा था कि एक मास्टर के हाथों में वे कितने बहुमुखी, अप्रत्याशित और घातक हो सकते हैं। और तो और उसने कई मौकों पर खुद और उन नाइटमेयर क्रिएचर्स के बीच ज्यादा दूरी रखने की कामना की थी जिनसे वो लड़ रहा था। यह हथियार गतिशीलता और पहुंच का एक सही मेल था, जो उसे एक फुर्तीली शॉर्ट स्वॉर्ड और एक विनाशकारी लंबे भाले के बीच आसानी से स्विच करने की अनुमति देता था। यह उसे दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा एक्सेस देता था। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। परफेक्ट, ये तो परफेक्ट है। ये और क्या कर सकता था? 3 एन्चेंटमेंट्स बचे थे। लाइट ईटर एन्चेंटमेंट डिस्क्रिप्शन। इस हथियार का ब्लेड रोशनी को रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और बाहर निकाल सकता है। यह परछाइयों को कंट्रोल करने के लिए उपयोगी होगा और साथ ही विरोधियों को अंधा करने की संभावना भी। घोस्ट ब्लेड एन्चेंटमेंट डिस्क्रिप्शन। यह हथियार उन लक्ष्यों पर हमला कर सकता है जिनका कोई भौतिक शरीर नहीं है। एक अविश्वसनीय क्षमता जो सनी को ड्रीम रल्म के कुछ सबसे खतरनाक क्रिएचर्स के खिलाफ लड़ने की क्षमता देगी। वे प्रेत जो भौतिक नुकसान के प्रति इम्यून थे। डार्क मिरर एन्चेंटमेंट डिस्क्रिप्शन। इस हथियार के हर हमले को एलिमेंटल डैमेज के साथ ऑगमेंट किया जा सकता है। इसे किसी भी ऐसे एलिमेंट से चार्ज किया जा सकता है जिससे इसके वाइल्डर को नुकसान पहुंचा हो। करंट चार्ज नन। सनी हांफ गया।
एक परमानेंट एलिमेंटल ऑगमेंटेशन। ये अविश्वसनीय है। उसका नया हथियार चौथे रैंक का एक एसेंडेड वेपन था, जो पहले से ही उसे उसके शस्त्रागार में मौजूद किसी भी अन्य चीज की तुलना में कहीं ज्यादा दुर्जय बनाता था। ये एडमेंटाइन था और उस तरह जैसा तेज था, जो उसे फॉलन क्रिएचर्स को ऐसे काटने की अनुमति देगा जैसे वे मक्खन के बने हों। खैर, बिल्कुल वैसा नहीं, लेकिन काफी करीब। इसमें इसके भाले के रूप की काफी पहुंच और तलवार के रूप की अविश्वसनीय तेजी भी जुड़ी थी। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ था। क्रूल साइट अपने हमलों को एलिमेंटल डैमेज के साथ ऑगमेंट करने में सक्षम थी। इसका मतलब था कि सनी अपने दुश्मनों को जो भी घाव देगा वो और ज्यादा भयानक होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऑगमेंटेशन की प्रकृति को बदला जा सकता था, जिसका मतलब था कि अगर तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाए तो वो अपने विरोधियों की कमजोरियों का फायदा उस एलिमेंट के साथ उठा सकेगा जिसके प्रति वे सबसे ज्यादा संवेदनशील है। उसे बस उसी एलिमेंट से खुद को घायल करवाना होगा। आउच! हर वो चीज जो कीमती है, उसके लिए थोड़ा दर्द सहना पड़ता है। सनी ने ये बहुत साल पहले सीखा था, जिसकी बात करते हुए उसने आह भरी, फिर क्रूल साइट को समन किया और थोड़ी देर के लिए उसे अपने हाथों में पकड़े रखा। फिर वो खड़ा हुआ और गुफा से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे झरने की आवाज तेज होती गई, उसने खुद को तैयार किया। एक सेकंड बाद सनी सैंड के आर्मर से निकलने वाले सोल इरोजन के क्षेत्र में दाखिल हुआ। तुरंत उसने कमजोरी और दर्द महसूस किया, जैसे उसकी आत्मा का सार किसी भयानक शक्ति द्वारा पिघलाया जा रहा हो। आह! लानत है! चाहे वो कितनी भी बार ऐसा करे, उसे इसकी आदत कभी नहीं पड़ने वाली थी। अपने दांत पीसते हुए उसने अपनी नई तलवार को सेंट के हाथ में थमा दिया और फिर जल्दी से पीछे हट गया, राहत की सांस लेते हुए। लो, अब ये तुम्हारा है। सेंट ने उस चांदी के हथियार को देखा, फिर उसे हवा में एक बार काटा। ब्लेड एक भूतिया आवाज के साथ हवा में सीटी बजाता हुआ निकला। उसने सनी की तरफ देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। सनी मुस्कुराया। चलो, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। चैप्टर 416, शिपरेक आइलैंड। शिपरेक आइलैंड की तरफ जाने वाली जंजीर लगभग 4 किलोमीटर लंबी थी, जो चेन्ड आइल्स के मानकों के हिसाब से छोटी थी। एक तेज परछाई के रूप में सनी अपनी मंजिल तक बस कुछ ही मिनटों में पहुंच सकता था। दुख की बात है कि वो आसमानी जंजीर अभी तनी हुई थी और स्काई बिलो के आसपास भी नहीं थी, जिसका मतलब था कि इसकी कड़ियां परछाइयों की मोटी परत से ढकी नहीं थी। उसे इसे पैदल ही पार करना होगा। जैसे ही उसके पीछे की जमीन हिलने लगी, कुछ बहुत ज्यादा भूखे और भयानक के आने का ऐलान करते हुए उन लालची कीड़ों के झुंड से भी ज्यादा, सनी अपने छिपने की जगह से बाहर निकला, आइलैंड के किनारे की तरफ दौड़ा और नीचे कूद गया। नीले आसमान के विशाल विस्तार में गिरते हुए वो आसमानी जंजीर की लोहे की सतह पर उतरा, कुछ मीटर नीचे लुढ़का और फिर आखिरकार अपना संतुलन बना लिया। जंजीर दूर तक फैली हुई थी, ऊपर और ऊपर उठती हुई, जब तक कि वो धीरे धीरे नीचे उतरते शिपरेक आइलैंड से जुड़ नहीं गई। जमीन के दूसरे टुकड़ों के विपरीत, जिन्हें सनी ने ड्रीम रल्म के इस अजीब इलाके में देखा था, जंजीर सिर्फ मिट्टी में गायब नहीं होती थी, बल्कि एक ऊंचे पत्थर के ढांचे की तरफ जाती थी, जो एक महल के गेट जैसा दिखता था। 2 विशाल स्तंभ आसमान में ऊंचे उठे हुए थे, जो लताओं और काई से ढके थे। गेट खुद बहुत पहले टूट चुका था और अब स्तंभों के बीच की जगह खाली थी। हवा उसके विशाल उद्घाटन से होकर आजाद बह रही थी। आगे दूर लोहे के दानव की लाश हवा में झूलती रही। सनी चला, एक हाथ जंजीर की ठंडी धातु पर रखा और दूसरा अपनी तलवार के हत्थे पर। हवा तेज थी, जो उसे रसातल में धकेलने की कोशिश कर रही थी। नीचे सफेद बादलों का एक समुद्र था और उनके नीचे सिर्फ शून्य। नीचे मत देखो,
बस नीचे मत देखो। उसने अपना ध्यान अपने कदमों पर केंद्रित किया। 4 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी नहीं थी, लेकिन एक संकरी हवादार जंजीर पर चलना जो हजारों मीटर हवा में लटकी हुई थी, उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे ये अंतहीन है। आधे रास्ते में उसे रुकना पड़ा। आगे जंजीर की एक कड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। धातु मुड़ी हुई और टूटी हुई थी, जिससे एक बड़ा गैप बन गया था जिसे पार करना मुश्किल था। सनी ने खाई को देखा और फिर उस लोहे के दानव को जो अभी भी कुछ 100 मीटर दूर झूल रहा था। वो अब उसे ज्यादा साफ देख सकता था। वो क्रिएचर विशाल था, कम से कम 30 मीटर लंबा। उसका शरीर पूरी तरह से धातु का बना था, लोहा, स्टील, तांबा। सनी बता नहीं सकता था, लेकिन वो जंग खाया हुआ और पुराना लग रहा था, जैसे वो सदियों से वहां लटका हुआ हो। उसकी एक टांग जंजीर में फंसी हुई थी, जबकि बाकी शरीर बेसुध होकर नीचे लटक रहा था। और उसके सीने में सनी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। दानव के सीने में एक विशाल छेद था, जैसे किसी ने या किसी चीज ने उसके दिल को मुट्ठी मारकर बाहर निकाल लिया हो। घाव के किनारे बाहर की तरफ मुड़े हुए थे, जिसका मतलब था कि हमला अंदर से नहीं, बल्कि पीछे से हुआ था। किस चीज में इतनी ताकत होगी कि वो एक धातु के दानव के सीने में छेद कर सके? सनी ने सिहरन महसूस की। वो जानता था कि ड्रीम रल में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो ऐसा कर सकती थी, और उनमें से किसी से भी मिलना सुखद नहीं होगा। गहरी सांस लेते हुए उसने उस टूटी हुई कड़ी के ऊपर से छलांग लगाई और दूसरी तरफ सुरक्षित उतर गया। जैसे ही वो शिपरेक आइलैंड के करीब पहुंचा, गेट और भी विशाल लगने लगा। और फिर उसने उसे देखा। आइलैंड खुद किसी और आइलैंड जैसा नहीं था। ये एक पहाड़ की चोटी जैसा दिखता था, जिसे किसी ने उखाड़कर आसमान में फेंक दिया हो। और उस पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन जहाज का मलबा पड़ा था। ये एक लकड़ी का जहाज था, जो आश्चर्यजनक रूप से अच्छी हालत में लग रहा था। इस बात को देखते हुए कि ये यहां कैसे पहुंचा होगा। इसका पेंदा आसमान की तरफ था, और ये एक खतरनाक कोण पर झुका हुआ था, जैसे ये किसी भी पल नीचे गिर सकता हो। जहाज के चारों तरफ टूटी हुई लकड़ी और रस्सियों का ढेर लगा था, और अजीब लाल रंग की लताएं। वे लताएं जहाज के मलबे से निकलकर पूरे आइलैंड पर फैली हुई थी, जैसे कोई बीमारी। सनी ने सावधानी से गेट के पास कदम रखा और एक टूटे हुए पत्थर के पीछे छिप गया। शिपरेक आइलैंड डरावना था। वहां कोई आवाज नहीं थी, न हवा की सरसराहट, न पक्षियों की चहचहाट, न ही किसी कीड़े की आवाज। सिर्फ उस लोहे के दानव के जंजीर से टकराने की धीमी लयबद्ध आवाज थी। क्लैंक, क्लैंक, क्लैंक। सनी ने अपनी शैडो सेंस का इस्तेमाल किया। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई नाइटमेयर क्रिएचर नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि ये जगह खाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, योजना क्या है? योजना सरल थी। अंदर जाओ, खजाना ढूंढो और बाहर निकलो, और कोशिश करो कि मरो नहीं। हमेशा की तरह सनी ने एक गहरी सांस ली, परछाइयों में घुल गया और आगे बढ़ा। जैसे ही वो गेट के नीचे से गुजरा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये मीठी थी, बहुत ज्यादा मीठी, सड़े हुए फूलों और पुराने खून की तरह। सनी ने अपनी नाक सिकोड़ी। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। चैप्टर 417, मरे हुए आदमी का खजाना। शिपरेक आइलैंड की जंजीर लगभग 4 किलोमीटर लंबी थी। खैर, सनी ने अभी अभी उसे पार किया था। अब वो एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पीछे छिपा था, उस अजीब और डरावने आइलैंड का जायजा ले रहा था। गेट के पार जमीन उबड़ खाबड़ और पथरीली थी, जो उन अजीब लाल लताओं से ढकी हुई थी। बीच में एक छोटी सी पहाड़ी थी, और उसके ऊपर वो प्राचीन जहाज का मलबा टिका हुआ था।
सनी ने कुछ देर तक आइलैंड का निरीक्षण किया। चाहे उसने कितनी भी गौर से देखा हो और उसकी परछाइयां कितना भी घूमी हो, उसे उस प्राचीन जहाज के पास कोई भी अबोमिनेशन दिखाई नहीं दिया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वहां कोई नहीं था। इसका बस इतना मतलब था कि वे छिपने में उससे बेहतर थे जितना वो ढूंढने में था। थोड़ी देर बाद सनी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सेंट को समन किया। वो कम बोलने वाली दानव पहाड़ी की ढलान से कुछ सौ मीटर नीचे उसकी परछाई से बाहर निकली और उदासीनता से चारों तरफ देखा। फिर उसने अपने धनुष को वापस भेज दिया और उसके बजाय एक हाथापाई का हथियार समन किया। मिडनाइट शार्ड उसके हाथों में प्रकट हुई। उसका सादा ब्लेड शैडो के आर्मर के काले गोमेद को रिफ्लेक्ट कर रहा था। वे दोनों एक दूसरे पर बहुत जंच रहे थे। सेंट ने सनी की तरफ अपनी पीठ की, लंबी ताची उठाई और शांति से दूर पड़े मलबे की तरफ बढ़ गई। 30 सेकंड या उसके बाद उसने अपनी पनाह छोड़ी और उसका पीछा किया, परछाइयों में रहते हुए। तनावपूर्ण सन्नाटे में मिनट दर मिनट बीतते गए। उसकी उम्मीदों के बावजूद उन्हें कोई शक्तिशाली अबोमिनेशन नहीं मिला। आइलैंड शांत और वीरान था, जो सिर्फ उजड़े हुए खंडहरों, लताओं और टूटी हुई लकड़ी के ढेरों से ढका था। हालांकि जब वे जहाज तक आधे रास्ते पर थे, तो आखिरकार कुछ बदला। जैसे ही सेंट मलबे के एक ढेर के पास पहुंची, वो अचानक हिल गया और फिर उसने खुद को एक लंबे, खतरनाक ह्यूमनॉइड क्रिएचर के आकार में जोड़ लिया, जिसके हाथ लंबे नुकीले ब्लेड्स में खत्म होते थे। जैसे ही टूटी हुई लकड़ी के अनगिनत ऐसे ही ढेर उनके चारों तरफ हिलने लगे, सनी ने एक गाली बकी। शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी। लानत है, इससे पहले कि पहला वुड रेत पूरी तरह बन पाता, सेंट पहले ही उस पर टूट पड़ी थी। मिडनाइट शार्ड का ब्लेड हवा में कौंधा और उस क्रिएचर के शरीर में घुस गया, एक कुल्हाड़ी के पेड़ की छाल से टकराने जैसी भद्दी आवाज के साथ। असर कुछ वैसा ही था। हालांकि वो कुछ नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही, लेकिन उस रेत ने बस उस उथले कट को नजरअंदाज कर दिया और आगे लपका, विनाशकारी खतरे के साथ उस सुंदर पत्थर की शूरवीर के ऊपर हावी होते हुए। उसके हाथ कुचलने वाली ताकत के साथ नीचे गिरे। लकड़ी के ब्लेड सेंट के हेलमेट को निशाना बनाए हुए थे। लकड़ी पत्थर को नहीं काट सकती, है ना? शैरो ये जांचने के लिए उत्सुक नहीं लग रही थी। उसने आसानी से उस क्रिएचर के हमले से किनारा किया और ऊपर की ओर वार किया। मिडनाइट शार्ड की नोक को दुश्मन की गर्दन में घूम दिया। सनी की एक परछाई द्वारा ऑगमेंट किए जाने पर तलवार उस एडमेंटाइन लकड़ी में गहरी चली गई। एक पल बाद दूसरी परछाई ने खुद को उस कम बोलने वाली दानव के शरीर के चारों तरफ लपेट लिया, जिससे उसकी त्वचा काली चमक के साथ दमकने लगी। ब्रोकन ओथ का मूंगा रत्न उसके काले ब्रेस्टप्लेट पर चमक उठा। सेंट ने अपनी तलवार को मोड़ा और उसे एक तरफ धकेल दिया, जिससे वुड रेत की आधी गर्दन लकड़ी के टुकड़ों की बारिश में फट गई। वो क्रिएचर लड़खड़ाया और एक और वार करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शैडो ने शांति से अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट किया और एक विनाशकारी स्लैश दिया। अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही रेत बिखर गया और वापस मलबे के ढेर में बदल गया, उसने उसे उदासीनता से देखा और फिर मिडनाइट शार्ड के ब्लेड के कुंद हिस्से को अपने पॉल्ड्रन पर मारा। आओ! सनी, जो पास ही छिपा हुआ था, मुस्कुराया। दिखावा करना जरूरी है क्या? लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। उनके चारों तरफ और भी वुड रेत्स जाग रहे थे। लड़ाई भयंकर थी। ये लकड़ी के क्रिएचर्स धीमे और बेवकूफ थे, लेकिन वे बहुत सख्त और बहुत मजबूत थे, और उनमें से बहुत सारे थे। सेंट अपनी नई तलवार और सनी की परछाइयों के ऑगमेंटेशन के साथ विनाश का एक बवंडर थी। वो उनके बीच नाच रही थी, लकड़ी को ऐसे काट रही थी जैसे वो सूखा घास हो। सनी ने खुद को लड़ाई से बाहर रखा, अपनी परछाइयों के माध्यम से उसे सपोर्ट करते हुए और किसी भी ऐसे रेत को खत्म करते हुए
जो उसकी रक्षा पंक्ति को पार करने में कामयाब हो जाता। उसने क्रूल साइड का इस्तेमाल नहीं किया। अभी के लिए वो अपने नए हथियार को एक सरप्राइज के रूप में रखना चाहता था। कुछ मिनटों के बाद आखिरी वुड रेत टुकड़ों में बिखर गया। सेंट मलबे के बीच खड़ी थी। उसका आर्मर लकड़ी के बुरादे और राल से ढका हुआ था। उसने अपनी तलवार नीचे की और चारों तरफ देखा, जैसे और दुश्मनों को ढूंढ रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। सनी अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला और जहाज के मलबे की तरफ देखा। वे अब उसके बहुत करीब थे। विशाल लकड़ी का ढांचा उनके ऊपर मंडरा रहा था, प्राचीन और रहस्यमय। उसकी टूटी हुई पसलियों के बीच से अंधेरा झांक रहा था, और वो मीठी गंध अब और भी तेज हो गई थी। सनी ने एक कपड़ा निकाला और अपने चेहरे पर बांध लिया। चलो चलते हैं। वे जहाज के टूटे हुए हिस्से की तरफ बढ़े, जहां एक बड़ा सा छेद अंधेरे अंदरूनी हिस्से में जाने का रास्ता दे रहा था। जैसे ही सनी ने अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे वो किसी बहुत बड़े जानवर के पेट में घुस रहा हो। चैप्टर 418 मलबे के अंदर। सिक्के को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए सनी ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर सावधानी से उस छोटी सी केबिन के फर्श पर फैली एक मोटी लता के चारों तरफ घूमकर चला। या क्या वो दीवार थी? चूंकि प्राचीन जहाज अपनी एक साइड पर और एक कोण पर लेटा हुआ था, इसलिए फर्श और छत में फर्क करना मुश्किल था। सनी के पैरों के नीचे की सतह टेढ़ी थी, जिससे उसे संतुलन बनाए रखने के लिए झुकना पड़ रहा था। मलबे के ढेर और लताएं उसके लिए चीजें और आसान नहीं बना रही थी। अब तक सनी को लगभग यकीन हो गया था कि वे लताएं किसी बड़े जीव का हिस्सा थी। उसका शक तब और बढ़ गया जब वो संकरे दरवाजे से होकर केबिन से बाहर निकला। खुद को एक चौड़े गलियारे में पाते हुए सनी ने महसूस किया कि धुंधली हवा में फैले उस मीठे गंध का असर और ज्यादा तेज हो गया था। यहां सब कुछ लाल काई की एक मोटी परत से ढका हुआ था, जिसमें मुड़ी हुई लताएं उसके बीच से उग रही थी और हर दिशा में फैल रही थी। सनी ये महसूस किए बिना नहीं रह सका कि वो अब किसी विशाल प्राणी के अंदर था, जिसमें प्राचीन जहाज का लकड़ी का ढांचा उसकी हड्डियों का काम कर रहा था। काई उसके मांस का प्रतिनिधित्व कर रही थी और लताएं उसकी नसों का। वो गर्म हवा जो एक लयबद्ध अंतराल पर मलबे के माध्यम से बह रही थी, उसे किसी सोए हुए दानव की धीमी सांस लेने की याद दिला रही थी। ये जहाज में कहीं गहराई से आ रही थी। अपने साथ जहरीले बीजाणुओं की वो बीमार कर देने वाली मीठी गंध ला रही थी, और फिर एक दर्जन सेकंड के लिए गायब हो जाती, केवल फिर से प्रकट होने के लिए। चलो उस चीज को जगाने के लिए कुछ न करें तो। सनी ने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर दोनों परछाइयों को अपने शरीर के चारों तरफ लपेटे रखने का फैसला किया। हालांकि एक स्काउट को आगे भेजना बहुत उपयोगी होता, लेकिन उसे डर था कि अगर वो जहरीले बीजाणु उसकी नाक में घुस गए तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ब्लडवीव ताकतवर था, लेकिन अजेय नहीं। गलियारे में आगे बढ़ते हुए उसने अपनी इंद्रियों को तनाव में रखा। जल्द ही उसे कुछ और मिला। लाल काई के बीच कुछ और सुनहरे सिक्के चमक रहे थे। सनी की आंखें चमक उठीं। पैसा। उसने जल्दी से उन्हें उठाया। वे बिल्कुल पहले वाले सिक्कों जैसे थे, भारी, शुद्ध सोने के और जटिल नक्काशी के साथ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे और सिक्के मिलते गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजाने की बोरी लेकर भाग रहा हो और उसमें छेद हो गया हो। ये निशान खजाने के कमरे की तरफ ले जा रहे हैं, सनी ने अनुमान लगाया। रास्ते में उसने कुछ और अजीब चीजें देखी। कभी कभी उसे लकड़ी की दीवारों में फंसे हुए पुराने कंकाल दिखाई देते थे। वे इंसानों के नहीं थे, बल्कि उन वुड रेट्स के थे जिनसे वो बाहर लड़ा था। लेकिन ये वाले अलग थे। वे लताओं द्वारा जकड़े हुए थे, जैसे कि उस परजीवी पौधे ने उन्हें खा लिया हो और उनकी लकड़ी को अपने विकास के लिए इस्तेमाल किया हो। ये एक चेतावनी थी।
जहाज के अंदर जो भी था वो वुड रेट्स को भी अपना शिकार बनाता था। कुछ देर बाद गलियारा एक बड़े खुले स्थान में खुला। ये जहाज का कार्गो होल्ड होना चाहिए था। ये जगह विशाल थी और यहां वो अजीब लाल पौधा अपनी पूरी महिमा में था। मोटी लताएं हर जगह फैली हुई थी, एक जटिल जाल बनाते हुए, और उस जाल के केंद्र में एक विशाल धड़कता हुआ लाल फूल था। ये बंद था, लेकिन सनी देख सकता था कि ये धीरे धीरे फूल रहा और पिचक रहा था, उसी लय में जिसे उसने सांस लेने के रूप में पहचाना था। हवा में पीले बीजाणु स्पोर्स के बादल तैर रहे थे जो उस फूल से निकल रहे थे। सनी ने अपनी सांस रोक ली। ये वो स्रोत था, वो मॉन्स्टर जो इस पूरे जहाज को खा रहा था। खुशकिस्मती से वो सो रहा था। सनी ने दीवार के साथ चिपके हुए, जितना हो सके उस फूल से दूर रहने की कोशिश करते हुए, कार्गो होल्ड को पार करना शुरू किया। हर कदम पर उसे डर था कि कहीं उसका पैर किसी सूखी लकड़ी पर न पड़ जाए और वो आवाज न कर दे। जब वो आधे रास्ते में था तो फूल अचानक हिल गया। सनी जम गया। क्या वो जाग गया था? लेकिन फूल बस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ और फिर अपनी लयबद्ध धड़कन जारी रखी। सनी ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। आखिरकार वो कार्गो होल्ड के दूसरी तरफ पहुंच गया और एक और गलियारे में घुस गया। अब वो जहाज के टूटे हुए धनुष बो के करीब पहुंच रहा था। यहां बाहर हल बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, जिसका ज्यादातर हिस्सा चौड़ी दरारों, दांतेदार छेदों और टूटे हुए तख्तों से भरा हुआ था। इसे देखकर सनी को आश्चर्य हुआ कि उस सुंदर जहाज के साथ क्या हुआ होगा जिसे उसने उन चमत्कारी सिक्कों पर देखा था। वो जहाज जाहिर तौर पर कोई साधारण नहीं था। वो यहां उस दूर दराज के आइलैंड पर दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ था? उसका धनुष इतनी तबाह हालत में क्यों था? शुरू में वो जहाज किस पर चला था? क्या वो बस आसमान में उड़ता था? अगर ऐसा था तो शायद क्रशिंग ने उसे पकड़ लिया हो। ये महसूस करते हुए कि वो इस खतरनाक सतह पर परछाइयों में छिपा नहीं रह पाएगा, सनी वापस अंदर रेंग गया और काई के कालीन पर धीरे से उतरा। जहां उसने खुद को पाया, वहां से बस कुछ ही कदम की दूरी पर जमीन पर कई सुनहरे सिक्के चमक रहे थे और एक और अंधेरे गलियारे में आगे पड़ा था। सनी ने सावधानी से उन्हें इकट्ठा किया, फिर मलबे में और गहराई तक चला गया। ज्यादा देर नहीं लगी जब उसे वो कंपार्टमेंट मिल गया जो जहाज के खजाने, ट्रेजरी के रूप में काम करता होगा। वो तुरंत जान गया कि इसके बारे में कुछ खास था, सिर्फ इस तथ्य के लिए कि भारी दरवाजे के आसपास के फर्श के तख्ते पूरे प्राचीन जहाज पर एकमात्र ऐसी जगह थे जो पूरी तरह से लाल काई, चिपचिपी लताओं से मुक्त थे, और उसके पास की हवा जहरीले बीजाणुओं की बीमार कर देने वाली मीठी गंध से रहित थी। दरवाजे के सामने खड़े होकर सनी मुस्कुराया। यूरिका, चैप्टर 419, जहाज का दिल। सिक्के को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए सनी ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर सावधानी से उस छोटी सी केबिन के फर्श पर फैली एक मोटी लता के चारों तरफ घूमकर चला। या क्या वो दीवार थी? चूंकि प्राचीन जहाज अपनी एक साइड पर और एक कोण पर लेटा हुआ था, इसलिए फर्श और छत में फर्क करना मुश्किल था। सनी के पैरों के नीचे की सतह टेढ़ी थी, जिससे उसे संतुलन बनाए रखने के लिए झुकना पड़ रहा था। मलबे के ढेर और लताएं उसके लिए चीजें और आसान नहीं बना रही थी। अब तक सनी को लगभग यकीन हो गया था कि वे लताएं किसी बड़े जीव का हिस्सा थी। उसका शक तब और बढ़ गया जब वो संकरे दरवाजे से होकर केबिन से बाहर निकला। खुद को एक चौड़े गलियारे में पाते हुए सनी ने महसूस किया कि धुंधली हवा में फैले उस मीठे गंध का असर और ज्यादा तेज हो गया था। यहां सब कुछ लाल काई की एक मोटी परत से ढका हुआ था, जिसमें मुड़ी हुई लताएं उसके बीच से उग रही थी और हर दिशा में फैल रही थी। सनी ये महसूस किए बिना नहीं रह सका कि वो अब किसी विशाल प्राणी के अंदर था,
जिसमें प्राचीन जहाज का लकड़ी का ढांचा उसकी हड्डियों का काम कर रहा था। काई उसके मांस का प्रतिनिधित्व कर रही थी और लताएं उसकी नसों का। वो गर्म हवा जो एक लयबद्ध अंतराल पर मलबे के माध्यम से बह रही थी, उसे किसी सोए हुए दानव की धीमी सांस लेने की याद दिला रही थी। ये जहाज में कहीं गहराई से आ रही थी। अपने साथ जहरीले बीजाणुओं की वो बीमार कर देने वाली मीठी गंध ला रही थी और फिर एक दर्जन सेकंड के लिए गायब हो जाती, केवल फिर से प्रकट होने के लिए। चलो उस चीज को जगाने के लिए कुछ न करें तो। सनी ने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर दोनों परछाइयों को अपने शरीर के चारों तरफ लपेटे रखने का फैसला किया। हालांकि एक स्काउट को आगे भेजना बहुत उपयोगी होता, लेकिन उसे डर था कि अगर वो जहरीले बीजाणु उसकी नाक में घुस गए तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ब्लडवीव ताकतवर था, लेकिन अजेय नहीं। गलियारे में आगे बढ़ते हुए उसने अपनी इंद्रियों को तनाव में रखा। जल्द ही उसे कुछ और मिला। लाल काई के बीच कुछ और सुनहरे सिक्के चमक रहे थे। सनी की आंखें चमक उठीं। पैसा। उसने जल्दी से उन्हें उठाया। वे बिल्कुल पहले वाले सिक्कों जैसे थे, भारी, शुद्ध सोने के और जटिल नक्काशी के साथ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे और सिक्के मिलते गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजाने की बोरी लेकर भाग रहा हो और उसमें छेद हो गया हो। ये निशान खजाने के कमरे की तरफ ले जा रहे हैं, सनी ने अनुमान लगाया। रास्ते में उसने कुछ और अजीब चीजें देखी। कभी कभी उसे लकड़ी की दीवारों में फंसे हुए पुराने कंकाल दिखाई देते थे। वे इंसानों के नहीं थे, बल्कि उन वुड रेट्स के थे जिनसे वो बाहर लड़ा था। लेकिन ये वाले अलग थे। वे लताओं द्वारा जकड़े हुए थे, जैसे कि उस परजीवी पौधे ने उन्हें खा लिया हो और उनकी लकड़ी को अपने विकास के लिए इस्तेमाल किया हो। ये एक चेतावनी थी। जहाज के अंदर जो भी था, वो वुड रेट्स को भी अपना शिकार बनाता था। कुछ देर बाद गलियारा एक बड़े खुले स्थान में खुला। ये जहाज का कार्गो होल्ड होना चाहिए था। ये जगह विशाल थी और यहां वो अजीब लाल पौधा अपनी पूरी महिमा में था। मोटी लताएं हर जगह फैली हुई थी, एक जटिल जाल बनाते हुए, और उस जाल के केंद्र में एक विशाल धड़कता हुआ लाल फूल था। ये बंद था, लेकिन सनी देख सकता था कि ये धीरे धीरे फूल रहा और पिचक रहा था, उसी लय में जिसे उसने सांस लेने के रूप में पहचाना था। हवा में पीले बीजाणुओं के बादल तैर रहे थे जो उस फूल से निकल रहे थे। सनी ने अपनी सांस रोक ली। ये वो स्रोत था, वो मॉन्स्टर जो इस पूरे जहाज को खा रहा था। खुशकिस्मती से वो सो रहा था। सनी ने दीवार के साथ चिपके हुए, जितना हो सके उस फूल से दूर रहने की कोशिश करते हुए, कार्गो होल्ड को पार करना शुरू किया। हर कदम पर उसे डर था कि कहीं उसका पैर किसी सूखी लकड़ी पर न पड़ जाए और वो आवाज न कर दे। जब वो आधे रास्ते में था तो फूल अचानक हिल गया। सनी जम गया। क्या वो जाग गया था? लेकिन फूल बस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ और फिर अपनी लयबद्ध धड़कन जारी रखी। सनी ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। आखिरकार वो कार्गो होल्ड के दूसरी तरफ पहुंच गया और एक और गलियारे में घुस गया। अब वो जहाज के टूटे हुए धनुष के करीब पहुंच रहा था। यहां बाहर हल बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, जिसका ज्यादातर हिस्सा चौड़ी दरारों, दांतेदार छेदों और टूटे हुए तख्तों से भरा हुआ था। इसे देखकर सनी को आश्चर्य हुआ कि उस सुंदर जहाज के साथ क्या हुआ होगा जिसे उसने उन चमत्कारी सिक्कों पर देखा था। वो जहाज जाहिर तौर पर कोई साधारण नहीं था। वो यहां उस दूर दराज के आइलैंड पर दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ था? उसका धनुष इतनी तबाह हालत में क्यों था? शुरू में वो जहाज किस पर चला था? क्या वो बस आसमान में उड़ता था? अगर ऐसा था तो शायद क्रशिंग ने उसे पकड़ लिया हो। ये महसूस करते हुए कि वो इस खतरनाक सतह पर परछाइयों में छिपा नहीं रह पाएगा, सनी वापस अंदर रेंग गया और काई के कालीन पर धीरे से उतरा, जहां उसने खुद को पाया
वहां से बस कुछ ही कदम की दूरी पर जमीन पर कई सुनहरे सिक्के चमक रहे थे और एक और अंधेरे गलियारे में आगे पड़ा था। सनी ने सावधानी से उन्हें इकट्ठा किया, फिर मलबे में और गहराई तक चला गया। ज्यादा देर नहीं लगी जब उसे वो कंपार्टमेंट मिल गया जो जहाज के खजाने के रूप में काम करता होगा। वो तुरंत जान गया कि इसके बारे में कुछ खास था, सिर्फ इस तथ्य के लिए कि भारी दरवाजे के आसपास के फर्श के तख्ते पूरे प्राचीन जहाज पर एकमात्र ऐसी जगह थे जो पूरी तरह से लालकाई, चिपचिपी लताओं से मुक्त थे और उसके पास की हवा जहरीले बीजाणुओं की बीमार कर देने वाली मीठी गंध से रहित थी। दरवाजे के सामने खड़े होकर सनी मुस्कुराया। यूरिका, चैप्टर 420, लालच। सनी उस भारी भरकम दरवाजे के पास पहुंचा और यह महसूस करने की कोशिश की कि क्या दूसरी तरफ कुछ हिल रहा है। वहां कुछ नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि खजाने के कमरे के अंदर उसका कोई खतरा इंतजार कर रहा है। इसके उलट हवा जितनी ताजी थी और फर्श के तख्ते जितने साफ थे, उसे देखते हुए ट्रेजरी लगभग बुलाने वाली लग रही थी। हालांकि वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। सनी थोड़ी देर रुका, फिर अपनी एक परछाई को अपने शरीर से अलग होने और दरवाजे के नीचे से सरकने का आदेश दिया। वो बहुत पास रहने वाली थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए खुद को कमजोर करने का जोखिम उठाने को तैयार था। मैं इस चीज को खोलूं कैसे? एक पल बाद सनी ने मुंह बनाया और अपनी हथेली से अपना चेहरा ढक लिया। मैं इतना बेवकूफ कब बन गया? हैप्पी शैडो की आंखों से देखते हुए उसने पूरे आर्मर्ड कंपार्टमेंट को देखा। ये एक बड़ा कमरा था जिसकी छत ऊंची थी और जिसके बीच में 3 भारी संदूक रखे थे। हालांकि ट्रेजरी की पूरी पिछली दीवार गायब थी, जिससे एक विशाल दरार के दांतेदार किनारों से सूरज की रोशनी की बाढ़ अंदर आ रही थी। बेशक वो गायब है, आखिरकार वो चेन वर्म किसी तरह अंदर आया ही होगा। सनी को शक था कि वो डीमन ट्रेजरी के दरवाजे से फिट हो सकता था, और जाने के बाद विनम्रता से उसे पीछे से लॉक करने की तो बात ही छोड़ दो। उसने आह भरी, फिर अपना सिर हिलाया और फैसले की इस पल भर की कमी को जहर के दर्द को सहने की थकाऊ प्रकृति पर डालने का फैसला किया। वैसे भी उसे खुद का मजाक उड़ाते हुए देखने वाला वहां कोई नहीं था। अपना संयम वापस पाकर सनी ने कुंडी खींची। दरवाजा, जो जाहिर तौर पर अंदर से बंद नहीं था, आसानी से खुल गया। अंदर कदम रखते हुए उसने चारों तरफ देखा। ट्रेजरी खाली थी। वहां हथियार, आर्मर या कीमती कलाकृतियों के कोई रैक नहीं थे। बस 3 लोहे के संदूक थे। उनमें से 2 खुले हुए और खाली थे, लेकिन तीसरे वाले का ढक्कन खुला था और वो सोने से भरा हुआ था। सिक्के, कीमती पत्थर, गहने, वहां इतना खजाना था कि किसी भी इंसान का सिर चकरा जाए। सनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अमीर, मैं अमीर हूं। वो लगभग दौड़कर संदूक के पास गया। उसकी आंखें लालच से चमक रही थी, लेकिन फिर वो रुक गया। कुछ तो गड़बड़ थी। ट्रेजरी के अंदर कोई खतरा नहीं था, नहीं उसके बाहर कुछ भी हिल रहा था। वो भयानक क्रिएचर जो प्राचीन जहाज के कार्गो होल्ड में सो रहा था, वो अभी भी सोया हुआ था। आसपास कोई सेलर डॉल्स भी नहीं भटक रही थी। तो उसे क्या परेशान कर रहा था? वो चेन वर्म ने कई सिक्के निगले थे। उसके पेट में संदूक का एक टुकड़ा भी था। लकड़ी टूटी हुई थी, धातु की पट्टियां फटी हुई थी। सनी ने यह भी सोचा था कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उस डीमन ने संदूक को मजबूत करने वाली धातु को खाने का फैसला किया और उसका एक टुकड़ा काट लिया, और इस प्रक्रिया में सिक्के निगल लिए। तो अगर उसने संदूक से एक टुकड़ा तोड़ा था, तो संदूक से कोई टुकड़ा गायब क्यों नहीं था? और वैसे भी चेन वर्म को किसने बुरी तरह घायल किया था? उलझन में सनी ने 2 खाली संदूकों को देखा। वे पूरी तरह से साबुत थे, उनका कोई हिस्सा गायब नहीं था। फिर उसने अपने सामने रखे बड़े
भारी संदूक को वापस देखा। उसका हाथ अभी भी सोने के ढेर से कुछ सेंटीमीटर दूर मंडरा रहा था। उस संदूक के भी सारे कोने सलामत थे। हालांकि उनमें से एक का रंग थोड़ा अलग था, जैसे नई त्वचा का एक पैच जो घाव के ऊपर उगाया हो, और बाकी सबसे पूरी तरह मेल न खाता हो। संदूक कब से ठीक होने के काबिल हो गए? क्या बक? इससे पहले कि सनी अपना विचार पूरा कर पाता, ऐसा लगा कि संदूक ने उसकी हिचकिचाहट को भांप लिया है। वो अचानक आगे लपका, और जैसे ही सोने के नीचे से विशाल दांतेदार दांत अचानक प्रकट हुए, उसका भारी ढक्कन सनी के हाथ पर हड्डियों के टूटने की एक बीमार कर देने वाली आवाज के साथ बंद हो गया। आहे! दर्द का एक भयानक धमाका सनी के हाथ से ऊपर की तरफ दौड़ा, जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ उस लोहे के जबड़े में बुरी तरह फंसा हुआ था। संदूक नहीं, वो संदूक नहीं था। वो एक नाइटमेयर क्रिएचर था, एक मिमिक। सनी ने अपनी तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका दाहिना हाथ, उसका तलवार चलाने वाला हाथ, उस मॉन्स्टर के मुंह में था। छोड़ो मुझे, छोड़ो! उसने घबराहट में अपने बाएं हाथ से संदूक को मुक्का मारा, लेकिन वो लोहे की तरह सख्त था। मिमिक गुर्राया, एक गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज जो किसी मशीन के चलने जैसी लग रही थी। फिर उसने सनी को अपनी तरफ खींचा, उसे निगलने की कोशिश करते हुए। सनी ने अपने पैरों को फर्श पर जमाया और अपनी परछाइयों को मदद के लिए बुलाया। सेंट अभी भी बाहर गलियारे में थी। सेंट, मदद करो! लेकिन इससे पहले कि पत्थर की शूरवीर पहुंच पाती, मिमिक ने अपना मुंह और जोर से बंद कर लिया। सनी की कलाई से खून की धार फूट पड़ी। नहीं, नहीं, मेरा हाथ! दर्द असहनीय था। सनी को लगा कि उसकी हड्डियां पाउडर बन रही हैं। उसने हताशा में चारों तरफ देखा। उसकी नजर उस सोने के ढेर पर पड़ी जो अब उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर हिल रहा था, और उस सोने के बीच में उसे कुछ और दिखाई दिया, एक लंबी काली जीभ। बिना सोचे सनी ने अपनी उंगलियां फैलाई, जो अभी भी काम कर रही थी, किसी चमत्कार से, और उस जीभ को पकड़ लिया, और फिर उसने पूरी ताकत से खींचा। मिमिक चिल्लाया, एक अजीब धातु की चीख, और उसका मुंह थोड़ा सा खुल गया। सनी ने मौका नहीं गंवाया। उसने अपना हाथ बाहर खींचा, जो अब बुरी तरह से कुचला हुआ और खून से लथपथ था, और पीछे लुढ़क गया। उसी पल ट्रेजरी का दरवाजा धमाके के साथ खुला, और सेंट अंदर आ गई। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थी। मिमिक ने खुद को फर्श से उखाड़ा। उसके नीचे से कई छोटे कीड़े जैसे पैर निकले, और वो तेजी से उनकी तरफ भागा। सनी ने अपने घायल हाथ को अपने सीने से लगाया और चिल्लाया, इसे मार डालो, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो।